एनिमल कैसी लगी आपको? एनिमल मुझे अच्छी लगी। कोई फ्री की पॉलिटिक्स कैसी लगती है? उससे कई बार हम आम जनता को आलसी बना देते हैं कि यार बैठे फ्री में अगर ये चीज़ मिल रही है तो भैया काम क्यों करें। मुझे लगता है कि कई बार मेरी बातों को पॉलिटिकली जोड़ दिया जाता है। पॉलिटिक्स का है प्लानिंग कुछ? भाई मुझे ऐसा नहीं कि ऑफर्स नहीं आए, बड़े अच्छे अच्छे ओहदों के ऑफर आए थे, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसके लिए। मुश्किल इंडस्ट्री, हर रोज़ तोड़ेगी आप, हर रोज़ ह्यूमिलेट करेंगे लोग, हर रोज़ आपको ये बात का एहसास दिलाएंगे कि आपके अंदर वो दम नहीं है, आप इस लायक नहीं हो इंडस्ट्री के आने के लिए। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, टिके रहना है। मेरे फादर मेरे पास आए एंड आई थिंक वो आखिरी जो कुछ सेकंड थे लाइफ के, उसके अंदर उन्होंने वो सब बातें बोल दी जो कहना चाह रहे थे। देखिए, आप फिल्म में हीरो बनते हैं या विलन बनते हैं ये तो कोई और डिसाइड करता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको हीरो बनना है तो ये आपका अच्छा काम डिसाइड करेगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे कोविड में बहुत सारे लोगों की मदद करी सोनू सूद ने। इस पॉडकास्ट में उस टाइम की बात तो ज़रूर होगी, लेकिन क्या जब वो लोगों की कोविड में मदद कर रहे थे तो पीछे से फंडिंग और मदद इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी? इसके बारे में भी हमने इस पॉडकास्ट में बातचीत करी है। उनकी रीसेंट डायरेक्टोरियल डेब्यू, जिसमें एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, फतेह फिल्म, उसके बारे में भी हमने बात करी। क्या किसी बड़े स्टार या किसी नेपो किड की वजह से इनका कहीं कोई रोल या फिल्म में से कोई चांस किसी ने हटाया, कोई रोल काटा? इसके बारे में भी बात हुई। यानी फिल्म इंडस्ट्री हो, इनकी सेवा करने का जो नेचर हो, या इनकी रीसेंट रिलीज हो, बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में हुई है। देखिएगा, सीखने लायक बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करेगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ वेलकम सोनू सूद। भाई क्या हाल? फाइनली कोविड के टाइम हमने ऑनलाइन इंटरव्यू किया था और अब HMPV वायरस आया तो हम लोग ऑफलाइन आ गए। वो कहते देर आए दुरुस्त रहे, देर आए रौनक आए। थैंक यू पाजी, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मतलब फतेह ने झंडे गाड़े हुए हैं। जनरली कहते हैं कि फिल्म वाली जो कम्युनिटी होती है वो जनवरी उनके लिए लकी नहीं होता है जी। बट आई थिंक आपकी फिल्म रिकॉर्ड बना रही है और लगातार अर्न करी है, बिकॉज आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें। मुझे वही लगता है कि हम चाहे जितने मर्जी होर्डिंग्स लगा दो, जितनी मर्जी आप टीवी पे दिखा दो, जो जनता होती है वही तय करती है कि आप Absolutely. कितना समय टिक सकते हो नहीं टिक सकते हो। आई थिंक जनता ने फतेह की फतेह करवाई है, बस उन्हीं के आशीर्वाद से आगे चलते रहेंगे। सो एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन खुद लिखना, खुद डायरेक्ट करना, ये अपॉर्चुनिटी था या मजबूरी थी? मजबूरी कहूँगा मैं, इसलिए भी क्योंकि जब मैं एज एन एक्टर इतने सालों से 22-23 सालों से काम कर रहे हैं, Right. सो हमेशा जब आप एक एक्टर का किरदार निभाते हैं तो आप अपना इंतज़ार करते हैं कि आपको एडी बोलता है कि आपका शॉट रेडी है, फिर आपको जो भी सीन दिया जाता है आप पढ़ते हैं, कुछ लाइन अच्छी लगती हैं, कुछ आपको लगता है ओके है, फिर आप अपनी कुछ सजेशन देते हैं, कई बार वो एक्सेप्ट हो जाती है, कई बार नहीं होती है, और फिर आप अपनी लाइन्स बोल के आते हैं, लोग बोलते हैं फिल्म चल गई, अच्छा काम किया, और फिर आप दूसरी फिल्म पर चलते हैं। ये सालों साल चलता रहता है, हर एक एक्टर की ज़िंदगी है मुझे लगता है। पर कई बार ऐसे एन एक्टर आपको लगता है यार जो मैं करना चाहता हूँ ये करवाया नहीं जा रहा, मैं ये कर सकता हूँ। जब हम एक्शन करते हैं, मैंने देश भर के सभी एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, 12-13 भाषाओं में फिल्में की, और जब मैं एक्शन देखता था तो हमें क्या दिया जाता है, हमें नहीं, हर एक एक्टर के लिए यही होता है कि आपके 5 दिन के एक्शन की डेट्स हैं, ये क्लाइमैक्स एक्शन है, ये इंटरवल का एक्शन है, ये ओपनिंग एक्शन है, क्या करना है कुछ नहीं पता। हम सेट पे जाते हैं, एक एक्शन डायरेक्टर होता है, वो 2 जनों से एक्शन करवाता है, फिर हम जाके खुद एक्टर करते हैं और जाके आ जाते हैं। ये हर सेट की कहानी है। मुझे थोड़ी सी उससे एक प्रॉब्लम थी कि यार ये एक्शन लिखा क्यों नहीं जा रहा है। अगर एक डायलॉग का स्क्रिप्ट होता है तो एक्शन का स्क्रिप्ट क्यों नहीं है, कि क्या करने वाले, पंचेस क्या उसमें, कैसे मार रहे पंचेस। तो कई बार हम लोग कर पाते थे, बट जब आप डायरेक्टर नहीं होते उस फिल्म के या प्रोड्यूसर नहीं होते तो फिर आपकी जो सोच की को लगाम लगाना ज़रूरी है कि भैया इसी दायरे में सोचना पड़ेगा कि भैया ये 4 दिन का एक्शन है तो 4 ही दिन में होगा, इसको 6 दिन नहीं कर सकते। सो मैं हमेशा ये सोचता था कि कभी जब मौका मिलेगा एक्शन करने का या एक्शन लिखने का तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा एक्शन की। ठीक है। तो फतेह के अंदर वही हुआ, एक एक जो पंच आप देखते हैं वो लिखा गया कि यहाँ से ऐसे मारना है, ऐसे दीवार में गाड़ना है, ऐसे इसके साथ लड़ना है। सो आई थिंक इसलिए शायद वो ब्यूटी हुई, और क्योंकि मैं राइटर भी था, प्रोड्यूसर भी था, एक्टर भी था, डायरेक्टर भी था, तो एक दूसरे को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है एक्टिंग, डायरेक्शन? मुश्किल दोनों नहीं है, मुझे लगता है जब आपको काम आता है तो फिर दोनों चीज़ें आसान है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है, क्योंकि जब आप ऐसे एक्टर होते हैं कई बार अपना आप सीन खत्म करते हो, आप
वापस आके रिलैक्स करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में घुस जाते हो। पर जब आप डायरेक्टर होते हैं तब आपका काम शुरू होता है पैकअप के बाद, कि कल किसी एक्टर से क्या लाइंस बुलवानी है, कैसे एक्टिंग करवानी है, क्या आपको शॉट्स लगाने हैं। सो आई थिंक वो एक काम शुरू होता है। सो आई थिंक एक डायरेक्टर का काम मुश्किल नहीं होता, बड़ा सेटिस्फाइंग होता है हाँ। कि व्हेन यू मेक दोज थिंग्स हैपन ऑन द कैमरा, ऑन द फिल्म। सो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। मुझे लगता है कि ये 22-24 साल में जो 100 फिल्में की, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे फतेह मिली, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा था वो किसी हद तक मैं कैमरा पे ले पाया। इंटरनेशनल टैलेंट्स के साथ काम किया आपने इसमें जी। उनके साथ काम करना, क्योंकि उनके बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार वो लोग बहुत ही फोकस्ड होते हैं, जी। डेडिकेटेड होते हैं, और ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि इंडियन आर्टिस्ट को उनसे सीखना चाहिए, या फिर नहीं इंडियन आर्टिस्ट अपनी जगह, वो अपनी जगह? नहीं, इंडियन आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक चीज़ उनसे ये सीखने वाली है भाई, कि हमारे जैसे एक्शन डायरेक्टर जो ली विटेकर है, उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, कैप्टन मार्वल जैसी फिल्म्स की। और जब मैंने उनको, मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, क्योंकि जब वो आना था उनको सीधा आके एक्शन शुरू करना था एक 5-7 दिन की रिहर्सल्स में, तो मैं उनको जैसे बताया कि मुझे एक ऐसा एक्शन चाहिए जिसमें कोई कट ही ना हो। वो मेरा बेटा है अयान, उसने सजेस्ट किया कि डैड ऐसा एक्शन करो, क्योंकि मैंने उससे एक दिन बात किया कि क्यों फतेह लोगों को क्यों देखनी चाहिए। ही सेड कि ऐसा एक्शन जो कभी हमने देखा ना हो, कोई कट ही ना हो उसमें। सो मुझे वो बड़ी चीज़ इंस्पायर की, एंड मैंने स्पोक टू ली विटेकर, तो उनको बताया, तो ही सेड कि करते हैं। और फिर जब आप वो सेट पे आते हैं, आप विश्वास मानिए, हमारा हर एक, चाहे स्पॉट बॉय से लेके हर बंदा चाहे थक जाए, वो बंदा नहीं थकता। वो इधर से उधर कैमरा लेके भागता रहता है। और अगर कई बार लाइटिंग में थोड़ा वक्त लग जाए, किसी चीज़ में लग जाए, तो आपको देखिएगा, सोनू आई एम वेरी एक्सपेंसिव यार, व्हाई आर दे वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू इट। सो वो एक जो पैशन है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारे इंडियन टेक्नीशियंस में है, पर कहीं कहीं मिसिंग भी लगता है। थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, एक शॉट होता है, सब बैठ जाते हैं, फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर कोई सेट करके आता है, फिर वापस जाते हैं। सो आई थिंक वो जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है थोड़ा सा सुधार होना ज़रूरी है। सो ये कितना एक्सपेंसिव थे? महंगे थे, बट आई थिंक इट्स वर्थ, एवरी पेनी इज़ वर्थ, क्योंकि वो आपसे काम ज़्यादा निकालते हैं। हमने एक दिन के अंदर 137 शॉट्स लिए हैं, जो बहुत नहीं होते, जल्दी नहीं होते, क्योंकि वो ना, अगर देखिए, दो चीज़ होती है। एक बार, कई बार एक्टर आता है, वो रिलैक्स होता है कि अच्छा बताइए क्या शॉट है, तो फिर आपको एक बंदा बताता ओके शॉट अच्छा, फिर वो बैठे बात नहीं करते, चलो करते हैं, तो थोड़ा सा वार्म अप कर रहा है मेंटली, और फिर वो जो भी शॉट 4, 6, 10 शॉट, 12 शॉट लिए, वो लेके चले जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि भैया अच्छा काम किया। मैं चाहे वो जब एक्टर था या प्रोड्यूसर था या डायरेक्टर, मैं वैन में नहीं जाता हूँ। मैं अपनी वैनिटी वैन में नहीं जाता। सुबह तैयार होकर निकलता हूँ, फिर मैं सेट पे बैठा रहता हूँ कि मुझे बुलाओ, मैं तुरंत आता हूँ। तो जब मेरी पिक्चर है एज ए प्रोड्यूसर, तो मैं और भी वहाँ पे टिका रहता हूँ। जब एक्शन डायरेक्टर और एक्टर दोनों इस फ्रीक्वेंसी पे हों, फिर वो सारे यूनिट को दौड़ाते हैं, वो कैमरामैन को दौड़ाते हैं, वो हर एक बंदे को दौड़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब आपके लीडर्स वहाँ पे ऑन द टोज हैं, तो क्यों नहीं। आई थिंक टाइम सेव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप इधर से थोड़ा सस्ता एक्शन डायरेक्टर लेंगे, वो उतना काम नहीं निकाल पाएगा, वो चाहे महंगा हो बट वैल्यू फॉर मनी हो। वायलेंस को लेके क्या टेक है आप? मुझे लगता है आज की ऑडियंस को अच्छी लगती है वायलेंस। मैं, अगर आप मेरी मैं कहूँ, तो मैंने जब फतेह शुरू की थी, मैंने उतनी वायलेंस नहीं सोची थी फिल्म के अंदर। वो बनती गई। तो आई रिमेंबर, मेरे बेटे हैं, उनके दोस्त हैं या लोग मिले, नेट ब्लड है ना पिक्चर के अंदर, तो मैं क्या करना ब्लड? हाँ, तो है नहीं, ऑडियंस को देखना है वो, और चाहिए ब्लड चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उनके साथ ग्रो हुआ एज एन ऑडियंस। मैं क्या, पर क्यों देखने वाला नहीं, आजकल चाहते हैं, ऑडियंस देखना चाहती है, पीपल आर मैच्योर, दे वांट टू सी दैट। सो वो डाला। ऑब्वियसली कुछ लोग उस पर डिबेट भी करेंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुझे याद है, जब दबंग शूट कर रहे थे, तो अगर आप दबंग में पूरे एक्शन में देखें, आपको ब्लड दिखेगा ही नहीं, एक आध कुछ ऐसे ड्रॉप्स उड़ते हुए दिखेंगे। तो वो ऐसा सोचा था कि इसमें ब्लड नहीं दिखाना। पर जब अगर आप ब्लड दिखाने की कोशिश करते हो कि आपको ब्लड दिखाना है, फिर आप उस रास्ते पे चले, फिर आप प्रॉपरली दिखाएं। सो आई फील देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस, देन आपको डिसाइड करना है कि आपको किस गली में घुसना है। तो मैंने फतेह में सोचा कि चलो इस गली में घुस के देखते हैं। तो अगर इस पे एनिमल को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार बहुत ज्यादा वायलेंस है उसमें, फिर आपने और फिर वो बाहर रेस कर दिया, फिर आगे और भी फिल्में आएंगी। सो क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि यार आप समाज को दिखा क्या रहे हो? देखिए, मुझे लगता है समाज को दिखा रहे हैं कि जो बुरे काम करते हैं उनका हश्र बुरा होना चाहिए। तो एक मैसेज भी है, हम किसी सही बंदे को नहीं मार रहे। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट जो है, उसको अगर हम ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, तो चाहे वो विद ब्लड और विदाउट ब्लड, तो सही है।
अभी आप मैसेज क्या देते हो? यस, हमारी फिल्म्स बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, आम जनता को, लेकिन आप उसको मैसेज कैसे देते हो? मेरी फ़तेह के अंदर अगर आप डायलॉग्स की बात करें या मैसेज की बात करें या रिश्तों की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, मैंने उसको हमेशा थ्रेड को पकड़ के रखा था कि एक आम इंसान क्या घर पे लेके जाता है, लेकिन अगर उसको हमने एक एक्शन की दुनिया में रैप किया उसको, फिर हमने उसको दिखाने की कोशिश की, तो आई फील पहली फिल्म है एज ए फिल्म मेकर, लॉट्स टू लर्न, बट कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट भी हो जाए और मैसेज भी मिल जाए। लोग कहते हैं कि जब भी आदमी की जो अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो जब कोई रोल या किरदार या क्या कहते हैं कोई फिल्म करता है या एज अ डायरेक्टर वो कुछ चीज़ बना रहा होता है, तो उसकी वो नेचुरल चीज़ भी बाहर आती है। तो आप अंदर से भी वायलेंट हो गया मैं अंदर से वायलेंट नहीं हूँ, बट कि इसको चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ऐसा आया कभी किसी को देख के? नहीं, मैं भी शायद कॉलेज में कई बार आता था ऐसे, बट फिर उसके बाद आप थोड़े से ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, फिर आपकी सोच बदलनी शुरू होती है। बट हाँ, जो जो चीज़ें थी, अगर आप फ़तेह में देखेंगे जिस तरह वो एक बंदे को दीवार के साथ लगा देता है, फिर अपना कोट उतार के टांगता है, सो वो एक उसके अंदर दीवार के अंदर गाड़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, कोट टांगना इंपॉर्टेंट था। सो आई रिमेंबर जब मैं ली विटेकर को सुनाया कि यार ऐसे ऐसा करना है, तो ही सेड मैन दिस इज सो कूल यार, हाउ डू यू थिंक ये कोट, यू हैव टू हैंग द कोट ऑन दैट। सो आई थिंक वो जो एटीट्यूड था उसका, एक हमेशा मैं बोलता हूँ कि कितना भी आप एक्शन दिखा दो, कितना भी आप ब्लड दिखा दो, गिरा दो, उठा दो, उड़ा दो, जो उसका एक एंड होता है, फुल स्टॉप जब आप उस पर लगाते हैं, उसके अंदर एक चमक होनी जरूरी है। वो एटीट्यूड दिख के हाँ आता है हाँ, उसमें। किया क्या कि अगर मारा कोट टांगा तो उस एटीट्यूड है उस बंदे का, उस सोच है उसकी। सो उसको मैंने कोशिश किया है कि मैं पहली फिल्म में उस एक्शन को उस एटीट्यूड के साथ भी रहूँ मैं। तो कॉलेज टाइम में कभी किसी को मार के खून वून निकाला आपने? मार के निकाला, पर थोड़ी लड़ाई झगड़े होते थे। खून आया था उसमें? एक बार थोड़ा सा आया था। कहाँ से आया था? फेस पे मुझे याद है कि हम कॉलेज में नागपुर में जहाँ पढ़ाई करते थे, हाँ। तो वहाँ पे ग्रुपिज्म बड़ा होता था। एक बिहार का ग्रुप होता था, एक यूपी का होता था, एक पंजाब का होता था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते थे। तो मेरी दोस्ती थोड़ी बिहार वालों से ज़्यादा थी। ठीक है। तो मुझे जो एकमात्र पंजाबी जो बिहारी ग्रुप में था, तो मुझे बिहारी ग्रुप का बंदा बोला जाता था। तो मुझे याद है एक बार बिहार और यूपी वालों का झगड़ा हुआ। अच्छा। तो मैं झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता था। आई वॉज ऑलवेज अ पीस मेकर कि बॉस नहीं, झगड़ा नहीं करना यार, ऐसा नहीं करना, थोड़ी पढ़ाई करनी है, नागपुर में आया है, पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है। तो जो बिहार वाले जो थोड़ी सी शैतान ब्रीड थी हमारे साथ, तो उन लोगों ने दोस्ती इसलिए की क्योंकि हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि बॉस जब जाएगा ना कॉलेज में तो अच्छे दोस्त पकड़ना जो पढ़ाई करने वाले हों। तो हम लोग हमेशा उस संगत को ढूंढते हैं कि यार पढ़ाई करने वाला, इसके साथ रहेंगे तो अच्छा बनेंगे। सही है। तो जो बिहार वाले थे, जो लड़ाई वाली ब्रीड थी, उन्होंने मुझे पकड़ा। तो मेरे जैसे तो पता नहीं कितने बने, पर मैं थोड़ा सा उनके जैसा बनना शुरू हुआ। तो जब वो उनके साथ जुड़े, तो जब झगड़े हुए तो मैं उन झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं था, बट उसके लपेटे में मैं आ गया था कि जब वो झगड़े हुए तो बाकी जिन्होंने झगड़ा किया वो तो सब गायब हो गए। मैं अपने हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो ये सब यूपी वाले सब आए, जितने पूरे ग्रुप्स वगैरह बना के आए, तो उन्होंने देखा बैठा हुआ है, तो उन्होंने बोला आज अभी इधर एक कैंडिडेट है हमारे बिहार वाला। तो जब आए तो उन्होंने फिर झगड़ा वगैरह हुआ, मेरे छोटे वोटे लगी, तो मेरी आँख, मुझे याद है कि आँख से मेरे ब्लड आने लग गया ऐसा। तो मैं कह रही, तो सारा फेस ख़राब करके चले गए, तो क्या है, पुलिस केस वगैरह हम लोगों ने किया नागपुर में। फिर मैंने बोला कि चलो अभी इनको मारने जाएंगे, क्योंकि एक अंदर से एक ऐसा गुस्सा था कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है, इन्होंने क्यों किया। फिर रात को 100-150 लड़के जैसे कॉलेजेस में होते, उस समय माहौल अलग था, तो निकले थे हम लोग, फिर एक एक को पकड़ के फिर हमने दिया सबको। तो उस समय थोड़ा सा माहौल था, पर नाउ आई फील कि यार वो अलग दुनिया थी यार। करेक्ट। अब यूपी और बिहार और देश के और भी लोगों को फिर आपने आगे जाके कोविड में मदद भी किया था। अभी तो एक ही है हमारे भाई, वरना यूपी के लोगों को पीटा ऐसा करके न्यूज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है। नहीं, अपने भाई हैं सब लोग यार। हमारे ग्रुप में भी यूपी के लोग थे उसमें से। अच्छा। मतलब वो एक होता है ना, एक ही एक दो ऊपर के अलग आपस में बन जाते हैं, उनका नाम ऐसे दिया जाता है। अगर हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, उसमें 4 यूपी वाले थे, तो दैट्स व्हाट। पर कॉलेजेस में सब अलाउड होता है, तो कर लेते हैं। ठीक है। फ़तेह के टाइम आपको कुछ ऐसा लगा कि यार अगर मेरे पास ये होता ना तो ये मूवी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती थी, कोई ऐसा मिसिंग एलिमेंट या थ्रेड आपको लगा करते हुए? नहीं, देखिए, मुझे एक चीज़ तय थी फ़तेह के अंदर कि मेरे फादर ने एक बड़ी चीज़ भाई सिखाई थी। उन्होंने बोला कि जब भी किसी के साथ कोई बिजनेस करना, वो कमा के निकले तेरे से, ये तेरी लाइफ का असूल होना चाहिए, कुछ भी कर तू लाइफ में। सो जब फ़तेह बनानी शुरू की तो मैंने बोला कि स्टूडियो के साथ फिल्म बना रहा हूँ, ये पैसे कमा के निकले स्टूडियो, वो मेरा पहला गोल था। और मैं फिल्म इतनी कॉस्ट में बनाऊंगा कि मैं खर्चा नहीं होने दूंगा। जब फ़तेह का जो हमें बजट मिला, हमें उस समय 30 करोड़ बजट मिला था कि बनानी है फिल्म। उस समय उसकी शूटिंग सिर्फ पंजाब और दिल्ली के अंदर शूट था, बाकी कुछ शूट नहीं था। जब
फिल्म बननी शुरू हुई तो मुझे डेवलप होता है स्क्रिप्ट लिखते लिखते, तो मुझे अमेरिका दिखा, उसके अंदर किसकी पास्ट अमेरिका दिखानी है। मैं अकेला गया अमेरिका शूट करने के लिए, मेरे साथ कोई एडी नहीं, कोई एक्टर नहीं। वहाँ से लोकल क्रू लिया, लोकल कैमरामैन्स लिए, लोकल इक्विपमेंट्स लिए, लोकल एडी पकड़े और वहाँ शूट करके आया सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज पे, जहाँ पे अलाउड नहीं होती शूटिंग। मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली, इंक्लूडिंग खाने वाले लाइट मैन। 12 या अब देखिए हमारा यूनिट, हमारे 10-12 लोगों का यूनिट है। आप सोचिए कि आप फिल्म की शूट करने जा रहे हैं, मैं 12 यूनिट के साथ, अगर वो अमेरिका वाला शूट था करके आया था, उसका खर्चा मात्र 18 लाख रुपये था, पूरा का पूरा अमेरिका का, उस पूरे चंक का शूट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर था, मुझे पता था कौन से शॉट कैसे लेने, तो मैंने उस सिस्टम में बिठाया। वैसे ही दुबई का भी प्लान नहीं था, दुबई भी वैसे किया, हेलीकॉप्टर से, यॉट थे, मिनिमम खर्चे में करवाया। आइडिया ये था कि मैं बजट बढ़ने नहीं दूंगा और फिल्म को ऐसा मांग करूंगा कि अगर वो 30 करोड़ की फिल्म है तो 100 करोड़ की दिखनी चाहिए। और वही हुआ। टेबल प्रॉफिट पहले दिन से हम लोग थे, स्टूडियोज आर वेरी हैप्पी। अभी बोलते हैं कि यार अगली फिल्म शुरू करते हैं, चलो पार्ट 2 बनाएं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही बजट में बनाएं। ये नहीं कि आपको कितने 100 करोड़ मिले और बाद में स्टूडियोज दे लूज दैट मनी। सो आइडिया इसकी मिलना चाहिए, पहले में ये मिला, अभी सेकेंड बनेगी तो और बड़ी बनाएंगे फिल्म। बट हाँ, अगर बजट बड़ा हो तो फिर देन यू कैन गो ऑल आउट। सो एज एन एक्टर आप बहुत डिमांडिंग हो गए अपने प्रोड्यूसर के लिए कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए? मैं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं हूँ। आप विश्वास करो कि मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब प्रमोशंस आप देखते हो ना, प्रमोशंस एक बहुत बड़ा गेम है फिल्म लाइन के अंदर। मुझे लगता है हमारी जनता को पता नहीं है। आप एक एक्टर एक्ट्रेसेस जाते हैं, तो अगर वो आपके पॉडकास्ट पे आने के लिए, तो उनकी कॉस्ट्यूम का बिल 2 लाख रुपए होगा, उनके मेकअप का बिल 1-1.5 लाख रुपया होगा, और उनके स्टाफ स्टूफ का करके 3-4-5 लाख में वो आर्टिस्ट आएगा आपके पास बैठने के लिए। ठीक है। फिर उसकी ट्रैवलिंग अलग, उसका खाना अलग, ये वो। तो ऐसा आप सोचो कितने लोगों के पास जाएंगे, कितने सिटी करेंगे और किस लेवल का खर्चा होगा, जो P&A जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब हम एडवर्टाइज करते हैं फिल्म को, पब्लिसिटी। सो मुझे ये था कि यार मैं अपनी पिक्चर बना रहा हूँ, या तो मैं उड़ाऊँ पैसे इसके ऊपर, या तो मैं एक खर्चा करूँ पब्लिसिटी के ऊपर। मैंने इतने सिटी टूर्स किए, मेरा खर्चा था 0। मैं वही अपनी टी शर्ट पहन के घूमता हूँ, वही अपने कपड़े जो फिल्म में पहन के वही घूमता हूँ। सो आइडिया इज़ टू लर्न कि आप जो खर्चा करवा रहे हैं प्रोड्यूसर का एज एन एक्टर, कि आप पहले अपने आप को उस दुनिया में रख के देखें कि यार मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे क्या करना आप है। दूसरे की भी कर रहे हो तो भी नहीं कराते? मैं नहीं करवाता। मेरे एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है मेरे स्टाफ को कि बॉस, मिनिमम जो आपका फीस है वही लेना है, कुछ एग्जॉर्बिटेंट नहीं लेना, कोई कॉस्ट्यूम्स के कोई खर्चे नहीं आपके किसी के। कौन सा एक्टर जो ज्यादा खर्चा कराता है? अब मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं ऑफ द कैमरा, बट आई थिंक आदत खराब है, होनी नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस एक्टर्स टू थिंक कि प्रोड्यूसर्स हैं तो एक्टर्स जिंदा हैं। अगर हम प्रोड्यूसर्स के ऐसे खर्चे कराएंगे और उड़ाएंगे पैसे, सो आई थिंक इट्स नॉट फेयर। हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आप ये सोचें कि अगर आपका खुद का कोई इवेंट है तो आप क्या 2 लाख रुपए खुद से खर्चा करेंगे उस इवेंट पे जाने के लिए? नहीं करेंगे। तो वाई प्रोड्यूसर्स? उसमें एक पॉइंट ये भी होता है ना कि अगर मैं टैंट्रम्स नहीं दिखाऊंगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाता है। बिल्कुल। कि मैं लेट आऊँ, मेरे को वहीं से कॉफी चाहिए, पैक एक सेकंड रुको, यहाँ के ठीक कर दो, तो बीच में शूटिंग रुका के यहाँ पे टचअप कराना। तो ये करना पड़ता है ना, क्यों नहीं करेंगे फिर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कई बार बिना कैमरे के एक्टिंग करना शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं है कोई, मैं मेकअप किया भी नहीं, ऐसे ही आ गया हूँ। सुबह जोधपुर से फ्लाइट पकड़ी, इधर आया, आपके साथ कॉफ़ी पी, सीधा आके बैठ गया, तो कोई फ़र्क नहीं। ऑब्वियसली हीरोइनों को तो लगता होगा, ऑब्वियसली दे नीड दैट थिंग। पर मुझे लगता है कि कई बार हम, जैसे मैंने बोला कि एक अलग एक्टिंग चलती रहती है ऑफ कैमरा, विच इज़ नॉट फेयर। और कहीं ना कहीं वो आपकी जो अपनी अंदर की रियल सेल्फ है उससे आपको वो डिस्कनेक्ट करती है टू यू एंड एज एन एक्टर। बिकॉज आपको अटेंशन हर जगह से इतनी मिलती है, देयर आर चांसेस दैट यू टेंड टू लूज द कनेक्शन विद योर ओन सोल। वो नहीं होना चाहिए। अब आप खुद भी डायरेक्टर हो, तो आपको लगता है आपको कोई बड़ा डायरेक्टर काम देगा, या आपको लगता है अब खुद से ही बनाना पड़ेगा? क्योंकि फिल्म में भी सोशल मीडिया की तरह एक एलिमेंट क्रिएट हो गया है कि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिला, उसने खुद कैमरा उठाया और अपने चैनल्स बना के चालू कर दिए। राइट। सो वाज दैट द केस विद सोनू सूद आल्सो? कि देखिए, मुझे लगता है 2 तरीके हैं। या तो आप बैठे रहो जहाँ पे बैठे हो, जब आपका नंबर आएगा तो आप बुला लेंगे, नहीं नंबर आया तो आप पूरे करियर के एंड में बोलते हैं यार काश मैं ऐसा कर लिया होता।
या तो फिर आप रेवोल्यूशन अपने अंदर लेके आते कि बस मैं कर लूँगा, अपने आप बना दूंगा अपनी दुनिया। यू हैव बीन द बेस्ट एग्जाम्पल, आपने एक अपना एक अलग झंडा, एक अलग मुकाम हासिल किया। सो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर भी बड़ा ज़रूरी है। आपने इतनी फिल्में की हैं, मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बेस्ट ऑफ राइटर्स, बेस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं वो खामी लगती थी, यार मैं ये करना चाहता हूँ, ये करवा नहीं पा रहे हैं। तो फिर लिखा, करवाया। और ये भी एक सवाल था कि अगर कई बार आपकी फिल्म अभी फॉर्चुनेटली फतेह कमाल की गई, एक एग्जाम्पल सेट हो गया, सीक्वल की बात हो रही है, काम शुरू हो गया उस पर, अगर ये नहीं बैठती सही तो लोग बोलते देखा अभी खुद लिखी, खुद बनाई, खुद एक्ट किया, देखो क्या हाल होता है। बट आई थिंक फतेह की कामयाबी बहुत सारे और सोनू सूद को, या बहुत सारे और फतेह को, और बहुत सारे जो नए लोग हैं जो आउटसाइडर्स इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ज़रूर सेट होगा कि बॉस नहीं नंबर आएगा तो कोई बात नहीं, अपनी कलम उठाना, अपनी शाही डालना और अपनी खुद की तकदीर लिखना। बड़े डायरेक्टर से आप काम मांगते हो? मैंने शुरू के अंदर यस मैंने मांगा था कि यार कोई मिलता तो आई लव टू वर्क विद यू, हर बंदा मुझे लगता है बोलता है। तो हमने भी सुना था कि वो शायद प्रोसेस होता है करने का, और हम लोग करते भी थे। पर अगर आप बोलें कि काम मांगने से आज तक काम मिला, कभी नहीं मिला। तो लोग बोलते थे पार्टीज में जाते हो, मैं क्योंकि मैं थोड़ा पार्टी वाला नहीं हूँ, जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, ड्रिंक वगैरह नहीं करते हो, तो समझ नहीं आता था। वी ऑलवेज यूज्ड टू फील लॉस्ट अमंग दोज पीपल, जो इतने लोग घूमते रहते हैं। पर वो एक अलग कल्चर है जहाँ पे लोग पार्टीज करते हैं, यहाँ पे काम मिलता होगा उनको। बट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इसलिए काम देगा क्योंकि आप उनकी पार्टीज में दिखते हो या आप उनके साथ सोशलाइज करते हो। आपका हुनर है जो आपको काम दिलाता है, और वही आपको टिकाएगा। कल आपकी फिल्में नहीं चलेंगी तो वही डायरेक्टर्स आपसे आपके फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। अगर आपकी फिल्में चलेंगी तो वो डायरेक्टर जो आपकी पीठ पे कुछ बोलते थे वो आपको बुलाना शुरू करेंगे। तो आई थिंक दैट्स अ रूल ऑफ लाइफ, और मुझे लगता है सालों से वही चलता है। कोई बड़े डायरेक्टर या एक्टर का कॉल आया आपको कि यार सोनू मस्त बनाई है, अच्छा काम किया है? हाँ, मेरे को सुनील शेट्टी बड़े कमाल के हमारे भाई हैं, इज़ अ वेरी जेन्युइन सोल। उनका ट्रेलर देखने के बाद भी आता है कि यार सोनू एकदम ये लगती है एक्शन फिल्म होनी चाहिए, हिंदुस्तान में ऐसी होनी चाहिए, ये लगती है इंटरनेशनल फिल्म। और आई एम सो प्राउड कि तूने ऐसी फिल्म बनाई। अब एवरीवन इज स्टन्ड व्हेन दे सी दोज विजुअल्स। और फिर रात को वापस उन्होंने फ़ोन किया, एंड अहान उनके बेटे ने देखी फिल्म का जो पोर्शंस देखे, उन्होंने बोला यार हमारे दोस्त सब बात कर रहे हैं कि बहुत कमाल लग रही फिल्म। एंड अन्ना जो सुनील शेट्टी हैं, उन्होंने बोला कि हाँ तुम खुद बोल सोनू को, और उन्होंने फ़ोन उसको पकड़ाया, एंड देन ही कंग्रेचुलेटेड कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई फील देयर आर टू ब्रीड्स ऑफ एक्टर्स और टेक्नीशियंस भी हैं। एक कि आपको दूर से देख के खुश होता है, अच्छा काम किया यार, बढ़िया काम किया। दूसरा, कैसे कर लिया यार, ये कैसे गया। सो वो भी है। सो आई फील अगर लोग ऐसा सोचते ही नहीं आपके बारे में, इसका मतलब आप एग्जिस्ट नहीं करते। चाहे आप किसी को प्राउड महसूस कराएं, चाहे आप किसी को इनसिक्योर महसूस कराएं, बट आई थिंक यू मेक योर एग्जिस्टेंस जो है आपकी, आप यू मेक देम फील कि आप जिंदा हो। एब्सोल्युटली। आपने किसी को भेजा आपके फतेह का ट्रेलर या टीजर, या बोला कि किसी बड़े एक्टर या किसी डायरेक्टर को कि भाई ज़रूर देखना, फीडबैक देना? नहीं, मैंने नहीं भेजा। मुझे लगता है सब देख लेते हैं। जो फ़ोन कर देंगे, अगर उनको ठीक लगेगा, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, अगर अच्छा लगा और नहीं फ़ोन किया तो भी ठीक है। अच्छा काम बुरा काम पहुंच ही जाता है लोगों तक, अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। सो मैंने नहीं किया। मैं थोड़ा सा मे बी इसमें थोड़ा सा मैं शाय हूँ कि यार मैं क्या भेजूँ। बट आई थिंक अगर कोई अच्छा देखेगा और सराहेगा तो मुझे लगता है किसी को फ़ोन उठा के मुबारकबाद देना बड़ा मुश्किल काम होता है। हर के लिए आसान नहीं है कि भैया मैं बोलूँ कि यार भाई आपका बढ़िया यार कर रहे हो आप, तो मैं कहूँ अच्छा बढ़िया कर रहा, ठीक है यार, तो आगे हम चल पड़ते हैं, अगली दुकान पर चलते हैं। सो आई थिंक वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज पिक अप द फोन, यार अच्छा काम किया। उसमें मतलब कैच क्या है उसमें? लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने इसकी तारीफ की ना तो इसको लगेगा किसी काम से फोन किया होगा। वो डाउट करने लगते हैं, जेन्युइन तारीफ को भी लोग डाउट करने लगते हैं, क्यों फोन लगाया यार इसने। नहीं, बट आई थिंक हर नहीं करता। मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। हमें करना चाहिए। आज जब हम अपने स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, हमें अप्रिशिएट करने में बहुत कंजूस हैं बहुत। हाँ, तो मुझे लगता है करना चाहिए। आम जनता भी तो करती है, अनजान लोग भी तो करते हैं आपको, तो फिर जानने वाले क्यों नहीं करें, करना चाहिए। आपने किया किसी को अप्रिशिएट? मैं हमेशा करता हूँ। मैं लास्ट किस एक्टर को या डायरेक्टर को आपने बोला है मस्त बना है भाई? देखिए, मैं अगर मुझे किसी का काम नहीं पसंद आता
तो मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता कि यार अच्छा नहीं, अच्छा, बन जबरदस्ती गया। तारीफ नहीं करते? हाँ, तो मैं ऐसे में चुप हो जाता हूँ या मैं तो नहीं लास्ट बोलता कौन सी मूवी या प्रोजेक्ट अच्छा लगा आपको कि यार ये क्या मस्त बनाई है? हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे लेटली तो कुछ नहीं याद आ रहा क्योंकि मैं जिसको फोन उठा के कहा हो कि बहुत कमाल की चीज़ बनाई है। एनिमल कैसी लगी आपको? एनिमल मुझे अच्छी लगी थी। तो रणवीर से बात है आपकी? मैं देखिए, मैं रणवीर से जब भी कभी मिले तो इट्स अ वेरी नाइसली यू नो हेलो हाय होता है, पर मेरी मुलाकात नहीं होती। पर अगर मुलाकात होती मैं उनको बोलता कि डेफिनेटली बहुत अच्छा बना है। इनफैक्ट माई यंगर सन अयान मेट हिम रिसेंटली, और उसने उसको अच्छी लगी थी एनिमल। वो रणवीर के बहुत बड़े फ़ैन है। उन्होंने रणवीर को बोला कि मेरे को बड़ी अच्छी लगी, एंड माई डैड ऑल्सो लव्ड एनिमल। तो मुझे अच्छी लगी थी, एंड आई थिंक इट वॉज वेरी नाइसली नरेटेड स्टोरी। तो अभी रिसेंटली कोई फिल्म आप थिएटर में खुद देखने गए, आपको लगा यार इसको जाऊंगा, तो चलो नहीं गए मतलब, बट मन था आपका कि ये इसको देखनी है बड़े पर्दे पर, कोई भी इंटरनेशनल मूवी या भारत की? मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा बिजी था फतेह में, क्योंकि मैं एडिटिंग पे भी था, राइटिंग में भी था, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं कोशिश कर रहा था, जैसे पुष्पा मुझे देखनी थी, मैं नहीं जा पाया। थोड़ा बिजी था मैं इसमें, बट मैं जाता हूँ देखने फिल्म। पर अगर आप बोलें कि मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव मिली मुझे पीछे कुछ टाइम से, तो नहीं मिली मुझे ड्राइव देखने की। जो बोलूँ यार जाऊँगा ही जाऊँगा फिल्म देखने। और एनी वेब सीरीज यू वॉच? या वेब सीरीज़ मैंने देखी थी, जैसे पहले पाताल लोक थी, या डेली क्राइम्स थी, या फिर कुछ इंटरनेशनल जितनी है, सूट्स हैं, स्क्विड गेम थी, ये सब अच्छी थी। आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? मुझे लगता है स्क्विड गेम एंड सूट्स मुझे अच्छा, सूट्स भी? ओके। या व्हाट अबाउट मनी हाइस्ट या मनी हाइस्ट बहुत अच्छी लगी। ब्रेकिंग बैड देखी? ब्रेकिंग बैड देखी, या ब्रेकिंग बैड मुझे अच्छा लगा। मैंने पूरी कंप्लीट नहीं किया, बट आई थिंक जो भी मैंने देखा इट वाज नाइस। बट यस, मनी हाइस्ट वाज वेरी गुड। सो आपको लगता है इंडिया में इस लेवल की वेब सीरीज बनाई जा सकती है? कौन बना सकता है? किस डायरेक्टर में सोनू सूद के अलावा आपको पोटेंशियल लगता है कि वो ये वेब सीरीज वाला जो डोमेन है वो क्रैक कर सकता है? कुछ नाम आपने लिए बट वो भी कल्ट नहीं हुए। हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं। राजू हिरानी हैं, ठीक है, नीरज पांडे हैं, Okay. he's got that nick। पर वही बात है कि थोड़ा सा समय दें, थोड़ी सी लिबर्टीज मिले। मैं अभी उनको, मुझे पता नहीं कि उनको कितना लिबर्टी मिलता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो जितने OTT प्लेटफॉर्म्स की दुनिया बड़ी स्ट्रांग है, दे हैव देयर ओन क्रिएटिव सेज। चाहे नाम डायरेक्टर कितना ही बड़ा हो, वो बोलते हैं कि ऐसा ही बनना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद वो क्रिएटिव एजेस उतने नीड ना हो, बट आई थिंक हमारे पोटेंशियल तो है डेफिनेटली डायरेक्टर्स में बनाने का, अगर उनको उस लेवल के बजट्स और क्रिएटिव लिबर्टीज मिले। प्रोड्यूसर का कितना इंटरवेंशन होता है? प्रोड्यूसर कितना टोका टाकी करता है कि इतना खर्चा होना चाहिए या इसको चेंज कर दो? ये लाला जी बैठते हैं ना जिन्होंने पैसे दिए हैं, यार ये ना हीरो को पीला कपड़ा पहनाओ यार, ऐसे ये कितना बोलता है? देखिए, दो लोग होते हैं, या तो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर स्ट्रांग होगा, प्रोड्यूसर की चलने नहीं देगा, तो वो उसको बोलेगा बेटा बाहर बैठ जा, मैं बताऊंगा क्या बनाऊंगा, वो दिखाएगा अपने प्रोड्यूसर को। ज्यादातर ऐसे डायरेक्टर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है, डायरेक्टर्स वो अपने कंडीशन पे काम करते हैं, या दिल से कि मैं आऊँगा, बोल नहीं सकते तुम बिल्कुल भी। या फिर एक प्रोड्यूसर दूसरे होते हैं, जब प्रोड्यूसर होते हैं तो डायरेक्टर बोलेगा बेटा इसको ये हुडी बना, ये हुडी में बैठेगा, तो डायरेक्टर बोलता ठीक है सर, हुडी पहनेगा ये लड़का। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स है, जिसकी ज़्यादा चलती है बोलते जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला गेम है, जिसकी जो चलती है वो चलाता है। शक्तिमान को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है जी, कि कौन प्ले करेगा। आपको प्ले करना शक्तिमान अगर मौका मिला तो? मुझे पता नहीं, मैं आई थिंक इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग शक्तिमान, बट मैं इसलिए पूछा कि नागराज आपने प्ले किया या आपको नागराज तो दिल्ली से शुरुआत हुई थी। और मुझे लगता है स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है किरदार से। किरदार कई बार जब इतना बड़ा होता है, जैसे शक्तिमान बहुत कल्ट बन गए हैं आम जनता के, तो उस स्क्रिप्ट में उससे करवाया क्या जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट। आई थिंक आज की डेट में स्क्रिप्ट बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एज अ कैरेक्टर किरदार शक्तिमान आपको वो किया था जब आया था उस टाइम पे टीवी पे शक्तिमान ने? आपने देखा था कुछ एपिसोड? मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, मैंने बहुत फॉलो नहीं किया, पर मैं जो देखा आई थिंक वो एक जो सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस है, बच्चे, उनको काफ़ी उन्होंने एक्सेप्ट किया था यार। अच्छा, आपको जो लोग ऑब्जर्व करते हैं या फॉलो करते हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बंदे में ना एकदम पॉलिटिशियन बनने के सारे गुण हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करना है, बिकॉज ऑफ दैट इसको और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। तो पॉलिटिक्स का है प्लानिंग कुछ? भाई मुझे ऐसा नहीं कि ऑफर्स नहीं आए, बड़े अच्छे अच्छे ओहदों के ऑफर आए थे, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसके लिए। जब आप हाफ हार्टेडली कोई भी काम करेंगे, मुझे लगता है आप उसमें फेल होंगे। सो ये रिस्क क्या लगता है आपको पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, रिस्क ये लगता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं उतने खुल के कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कि ऐसा तो नहीं होगा मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी। क्रिएटिव काम, या नॉट क्रिएटिव, अगर मैं सोशल वर्क भी करता हूँ तो मैं
सोचता नहीं करते समय। मुझे कोई भी, अगर आप मुझे बोलेंगे सुनो यार इधर ये काम कर ले यार, इधर करना, तो मैं घुस जाऊंगा करने के लिए। मैं हो सकता है उसमें फेल हूँ या कामयाब हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ। बट अगर मैं किसी पार्टी या किसी औहदे पे हूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। आप हर जगह नहीं घुस सकते, हर जगह बोल नहीं सकते। सो मुझे लगता था वो कहीं आपको रोकता है काम करने के लिए। और फिर एज एन एक्टर डायरेक्टर भी अभी बहुत कुछ बाकी है करना। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में अगर घुसूंगा या आऊँगा तो आई विल गिव माय 100%। फिर मैं सब छोड़ छाड़ के सिर्फ इसी दुनिया में सेवा में लग जाऊँगा। पर अगर मैं दोनों चीज़ें करता हूँ तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं अपना 100% दोनों को नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ। सो हालांकि रैपिड फायर राउंड है नहीं, बट फिर भी मैं एक रैपिड फायर कि फिर कहाँ से बनोगे, पंजाब से या महाराष्ट्र से? जहाँ से मिले कोई फर्क नहीं। अगर मैं पंजाब से बना या महाराष्ट्र से मिला, काम मैं पूरे देश में करूँगा। चाहे मुझे आंध्र तेलंगाना बोलेंगे तभी वहाँ पे भी जाकर करूँगा मैं काम। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। ये तो नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। मैं तो पहुँच जाऊँगा। ये वो डायरेक्टर है जो प्रोड्यूसर की नहीं सुनता बेसिकली। बढ़िया। कोविड के टाइम जो आपने किया ना जी उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ टच की, बदली, बट कुछ लोगों ने उसको पीआर स्टंट बताया। जी। तो इस पे आपका जनरली आपका क्या जवाब होता है? देखिए, सबसे बड़ा जो आपका पीआर होता है ना, आम जनता होती है जिससे आप जुड़ते हो। मैं कोविड में जब काम कर रहा था, मैं अभी भी सोचता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कैसे काम। मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल बोलता हूँ कि लोग पूछते कैसे काम किए, लोग अपने आप जुड़ने शुरू हुए। मैं परसों रांची में था। मैं रांची में जब था तो एक मैंने अपना जो सूट था वो इस्त्री करने के लिए दिया। मैंने वो आयन करके एक बंदा लेके आया, उसने फटा एज वाला बंदा था। उसने आते मेरे पैर पकड़े, कहता सर आपने बहुत झारखंड वालों के लिए बहुत काम किया है, थैंक यू सो मच सर। हमारे पहचान में भी कुछ लोग थे जिनको आपने घर भेजा था, बड़ा अच्छा लगा। मैं ठीक है थैंक यू। उसने सूट वूट टांगा। उसके बाद मेरे को बोलता कि सर मैं एक बात बोलूँ, मेरी जो बेटी है ना सर, उसने बीएड किया सर, ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स में। उसको जॉब नहीं है, अगर आपको कहीं लगे तो आपको जॉब दिला देना उसको प्लीज़। तो मैंने बोला मैं ठीक है। तो उसके हाथ में उसने फटाफट एक पर्ची दी, ऐसे पेज फाड़ा हुआ था, उसमें एक अजीब सी हैंड राइटिंग में उसने लिखा हुआ था नाम। बोला सर ये ले लीजिए, कहीं उसकी जॉब वॉब दिला दे। मैं कहा हाँ मैं करता हूँ। 2 घंटे बाद मेरा इवेंट था। मैं इनफैक्ट आप यू कैन शो दिस पिक्चर, मैं आपसे पिक्चर्स भी शेयर करूँगा जो आप दिखा सकते हो लोगों को। जी। तो मैं स्टेज पे गया और मैं स्टेज पे जब मेरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो मैंने सबको हेलो हाय बोला। मैं कि थैंक यू सो मच और आज बड़ा स्पेशल इवनिंग है। पर बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू आस्क कि आप में से कोई एजुकेशन बैकग्राउंड का है क्या? तो 2-3 लोग खड़े हैं, सर हम हैं। तो मैं क्या, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है। मैं अभी उनको वही किस्सा बताया कि मैंने आयनिंग के लिए अपना सूट दिया था, ये बंदे ने दिया, और उसकी बेटी ने बीएड किया हुआ ऑनर्स, वो जॉब ढूंढ रही है, बड़ी तकलीफ में है। आप इसकी इंटरव्यू ले लेना, अगर वो डिजर्व करती है उसको दे देना जॉब। तो कहते हो जाएगा जॉब। तो जब वो लेडी अवार्ड लेने आई, उसको झारखंड की लेडी थी, तो उसको मैंने वो पर्ची वहीं पे दी, उसको पर्ची। मैंने बोला कि ये लेडी है, तो कहती सर हो जाएगा काम, अवार्ड दिए चले गया। आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास वो फोटोग्राफ्स आई, वो फादर, उसकी बेटी बैठी थी और वो लेडी बैठी थी, और उसका जॉब लग गया। आज मंडे से उस लड़की ने ज्वाइन कर लिया। सो मैं जब झांसी में गया था, मैं वो इवेंट के लिए नहीं गया था, मैं उसको जॉब दिलाने गया था। वो जॉब हो गया। जो मुझे इवेंट मिला था इसलिए मिला था क्योंकि उसको जॉब मिलना था ऊपर वाले। सो कोविड में जितना काम हुआ वो इसलिए हुआ कि किसी न किसी को ज़रूरत थी, एंड आई वॉज अ चोजन, और जिसके कारण हो पाया। और आज भी उसको, आज 4-4.5 साल हो गए, आज भी 500-600 लोग हर रोज़ घर के नीचे आते हैं। मेरी टीम उनसे मिलती है, मैं उनसे मिलता हूँ जब होता हूँ। आज संडे है, मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं आज शायद उनके साथ खड़ा होता। पर मेरी टीम के लोग खड़े हुए हैं उनके पास सुनने के लिए, क्या इलाज करवाना है, क्या दवाइयाँ चाहिए, कहाँ जॉब चाहिए। सो आई थिंक उम्मीद के बिना कोई घर पे आता नहीं है अपना घर छोड़ के। सो कोविड के टाइम लोगों ने ये भी पूछा कि इतनी फंडिंग कहाँ से आई, आप जी। खुद से करते थे या कोई जी। पीछे से आपको सपोर्ट करता था? जी, देखिए पीछे से कोई सपोर्ट कोई किसी को नहीं कर सकता। आजकल अगर आप किसी से मांगने जाओ ना, दोस्त से 1 रुपया मांगो तो अगली बार वो फ़ोन उठाना बंद कर देगा। सो ये हम इस दुनिया में रहते हैं, विच एवरीवन नोज़। दूसरी बात रही कि अपने आप कैसे लोग जुड़ने शुरू हुए। मेरे पास जितने ब्रांड्स आए, मैंने करीबन 62 ब्रांड साइन किए थे उस समय, 60-62 थे, एक टाइम पे 47 थे। मैं हर ब्रांड जितना किया, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स के ब्रांड हो, चाहे वो स्टील्स के ब्रांड हो, चाहे वो लैपटॉप्स के ब्रांड हो, चाहे किसी के साथ, उसके अंदर यही एक रूल होता था कि मेरा मेजर पोर्शंस है जो हम लोग डोनेट करेंगे। लोग बोलते इलाज कैसे करवाते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं दुबई में एक बार जा रहा था, तो जैसे ही हम लोग इमिग्रेशन के पास से एक जेंटलमैन आए कि मुझे आपकी पिक्चर लेनी है सर। पिक्चर ली तो कहता है वी वांट यू एज ए ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि हमारे आपने एक बैंगलोर हॉस्पिटल और केरला के हॉस्पिटल के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करवाई थी और आपने उन लोगों का इलाज कराया था, हम आपको ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहते हैं। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट पे मुझे मिले, और जब फीस की बात होने लगी कि हम आपको 3 करोड़ देंगे, 4 करोड़ देंगे, 2 साल का, 3 साल का, इतना डिलीवरेबल्स, मैं बोला मेरी फ़ीस 0 है।
आपको मुझे 50 लिवर ट्रांसप्लांट स्पॉन्सर कर रहे हैं। आज 28 लाख रुपए का एक लिवर ट्रांसप्लांट है, 12 करोड़ के थे, 29 हम करवा चुके हैं एज वी स्पीक नाउ, 21 अभी भी बाकी हैं जो गरीब लोगों के हम लोग आज भी करवाते हैं। सो ऐसे जुड़ने शुरू हुए। अगर आप बोलें कितना भी अमीर आदमी हो वो कंटिन्यू नहीं रख सकता, पर लोग जुड़ने शुरू होते हैं। हर रोज़ मेरे साथ लोग जुड़ते हैं। कोई बोलता है मैं इलाज करा दूंगा, कोई बोलता है आप इसका इलाज मेरे पास भेज देना। तो आई थिंक इट्स अ चेन रिएक्शन एंड लाइक माइंडेड पीपल लोग मिल रहे हैं आज भी। इंडस्ट्री का कोई आपके साथ जुड़ा कि यार सोनू तू कर रहा है, मैं तेरे साथ जुड़ता हूँ, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, या नाम आ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आया क्या इस? नहीं आया कोई। हाँ, घर भेजने के लिए बड़े लोगों ने लिस्ट भेजी थी कि यार इनको भेज देना, हमारे स्टाफ है इलाज के लिए आज भी आ जाते हैं, भेज देते हैं कि यार इसका देख लेना, इलाज हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। उनके स्टाफ भी मेरे स्टाफ को अप्रोच करते हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के स्टाफ भी मेरे स्टाफ को अप्रोच करते हैं कि यार ये देख लेना अगर इनका कहीं हो सके, और हो जाता है, बहुत लोगों को होता है। अगर आप मैं ऑफिशियली मैं बोलूँ तो अगर एक एक्ट्रेस की बात करूँ जिससे मैं बोलता हूँ जिसने जुड़ी थी, वो थी सारा अली खान। सारा अली खान की मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है कि छोटी सी एज के अंदर उसके अंदर ये थॉट था कि सोनू सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो। और उन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया था एक कॉज के लिए बहुत बड़े। एंड वो कहते कुछ भी आप जब आप करते हैं तो आप मुझे भेजते रहिए, मैं भी उसको सोशल मीडिया पे कोई ज़रूरत होती है कि इंजेक्शंस की ज़रूरत है या किसी चीज़ की है तो शी ऑलवेज डिड इट। तो शी वॉज वन पर्सन हु जॉइंट हैंड इन फ्यू कैंपेन्स। तो आपको लगता है बॉलीवुड के और भी लोगों को इसमें आना चाहिए? बिकॉज अगर आप एक पोजीशन पे होते हो जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो ब्रांड्स को, जैसे आपने बोला, या इंस्टीट्यूशंस को, कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, तो आपको लगता है उनको आना चाहिए? और वो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो किस वजह से नहीं आ रहे हैं? मसरूफ़ हैं, ज़्यादा बिजी हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, या इंटेंट ही नहीं है? नहीं, आई थिंक करते होंगे, सारे एक्टर्स करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते होंगे, सब अपने ढंग से करते होंगे और अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने एक चैनल बनाया होगा, करते हैं, मुझे मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी ना मुझे लगता है कि पैसे से मदद सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती। ठीक है ना, टाइम देना पड़ेगा। आप पैसा मत दो, लेकिन अगर आप टाइम दो तो ज़्यादा मदद कर पाओगे। सो टाइम शायद सब लोग बिजी हैं, नहीं दे पाते। आप मेरे सेट पे कभी आप आके देखिएगा तो एक पैकअप के बाद 2 घंटे की लाइन इसलिए लगती है कि जिन के लोगों के काम होते हैं, मैं कहीं पे भी चले आता हूँ तो उनको सुनना जो होता है बड़ा, मदद हर किसी की नहीं कर पाते। मेरे घर के नीचे लोग इतने होते हैं, सब अपनी कहानी लेके आते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना से। मैं सबकी अगर मैं बात सुनूँ तो 1-1 घंटा भी दूँ तो 500 घंटे चाहिए मुझे सुनने के लिए। तो मैं उनसे 5 मिनट सुनता हूँ। पर अगर आप 5 मिनट सुन के उनके लिए कोशिश करते हो, फिर आप उनका काम ना भी करा पाओ, लेकिन फिर भी वो उनको लगता है यार मेरी बात सुनी और हो गया। समय देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी नीड टू गिव टाइम, कि अब डेडिकेट करें, थोड़ा समय दें। हम अपने, मैं स्कूल्स कॉलेजेस में बड़ा बोलता हूँ कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लेक्चर्स होते हैं, हर एक स्कूल के हर एक क्लास के अंदर एक लेक्चर शुड बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी, वेयर वी टीच आवर किड्स कि भैया वापस सोसाइटी में कैसे देना, हाउ यू कैन बी समवन्स होप, हाउ यू कैन पुट एन एफर्ट इन चेंजिंग ए लाइफ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो सोनू सूद के घर के पास आ रहा है, उनसे बात कर रहा है। सोनू सूद को अगर किसी से हेल्प चाहिए तो किसको फ़ोन उठा के बोल सकते हैं कि यार मुझे चाहिए? इंडस्ट्री में कोई ऐसा है? मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ कि यार चाहिए मुझे। मैं जब सेट पे भी होता था, बहुत चीज़ें नहीं कर पाता था, मैं ऊपर वाले बोलता है यार चलो, ऊपर वाला अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है उठा लिया उसने फ़ोन। इंडस्ट्री में कौन है जिसको आप हेल्प मांग सकते हो? किससे हेल्प तो पता नहीं, मैं मांग सकता हूँ, पर हाँ फ़ोन करने के लिए, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, फराह हो, ये सब लोग हैं जिनको मैं कभी भी फ़ोन उठा के कुछ भी बोल सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको, मैं इतने सालों से जानता हूँ, मैंने कभी आज तक कभी किया नहीं, 1-2 बार शायद कभी किया होगा कुछ चीज़ के लिए। तो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई थिंक दे आर ग्रेट पीपल। तो शाहरुख और सलमान को आप फ़ोन करोगे तो उठा लेते हैं? या ऑफ कोर्स। या कॉल बैक करते हैं अगर नहीं? कॉल, हाँ, अगर बिजी हो तो दिल कॉल बैक। या सो इंडस्ट्री में किसके साथ सबसे अच्छा रिलेशन है आपका? लाइक डे टू डे पे या ओकेजनली आप मिल भी लेते हो? ये तो फराह खान से। जी, फराह खान एक ऐसी है, मुझे लगता है कि वो अलग है, दुनिया से अलग है। वो मुझे लगता है मेरी जैसी है, कहीं भी चले जाएगी, कुछ भी बोल देगी, कुछ भी उसको कोई नहीं, जो उसके ज़बान पे है वही उसके दिल पे है। सो आई थिंक इसलिए मेरा फराह से एक अलग रिश्ता है। और मैं उससे चाहे 6 महीने बात ना करूं, पर जब मैं 6 महीने बाद पहली दफ़ा फ़ोन होगा, ऐसे होगा जैसे हमने 1 घंटे पहले बात किया था। सो आई थिंक वो एक उसके अंदर एक यूएसपी है। मैंने सुना आप इमरजेंसी देखने जा रहे हो, कंगना रनौत वाली? मैंने कहाँ सुना आपने? कौन बोल रहा था? ये आपका दिल बोल रहा था अंदर से। नहीं, मैं देख लूँगा यार, एक एफर्ट किया है कंगना ने, डायरेक्ट किया, मुझे पता है डायरेक्शन में बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर देखने चले जाऊँगा, ऐसा नहीं है, बट अभी तक बात होती कंगना रनौत से?
नहीं, मेरी बात उन्होंने वो आपके मैसेज पे लिखा था तो आपने फोन लगा के? नहीं, मैंने नहीं किया था। हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, अजय धामा नाम है उनका, और वो कंगना का भी बहुत करीबी है और मेरा तो है ही। इनफैक्ट उसका मैं, अगर आप देखोगे, को प्रोड्यूसर में उसका नाम आता है अजय तो धामा। कंगना का फोन लेके उसने तो नहीं कंगना किया? अभी कंगना के साथ ही है वो, एज वी स्पीक नाउ। कल कंगना की पिक्चर रिलीज हुई, दोनों मनाली के अंदर गए हैं। तो ऐसा तो नहीं कंगना का फोन लेके उसने ही लिख दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। वो मेरे साथ ही था। उल्टा थोड़ा सा नाराज हो गया था कि यार क्यों है, क्योंकि कंगना एक टाइम पे नहीं, अभी भी अच्छी है। एक टाइम पे ये क्या है? नहीं, एक टाइम पे अच्छी मेरी दोस्त थी, हम लोग मिलते थे। उसके पेरेंट्स वगैरह बड़े अच्छे हैं, मैं उनसे जब भी मिलता हूँ। वेरी सिंपल पीपल, रंगोली वगैरह बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस। पर ठीक है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में हुई होगी फिल्म के अंदर, तो उसके जहन में कुछ रहा होगा, उसने बोल दिया होगा। एंड आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल बोलना आसान है, कुछ चीज़ें टाइप करनी होती हैं और दुनिया तक पहुंच जाती हैं। बट वो उनकी पर्सनैलिटी है, मैंने तो आज तक ना तो उनके लिए कभी बोला है, ना कभी बोलूँगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप बोलो। या तो अभी आपने बोला, बोल दो। नहीं, पिक्चर के लिए आप जा रहे हो कि नहीं पता नहीं। नहीं, मैं जब जाऊंगा, अगर मेरे को लगेगा तो आई लव टू सी, इमरजेंसी देखूंगा कैसी बनाई है उनके, और फिर जो भी होगा मैं शेयर भी करूंगा। आपको लगता है अगर आप एक स्टार किड होते तो आपका जर्नी स्मूथ होता, आसान होता? थोड़ा इजी होता, हाँ? क्योंकि मैं जब बॉम्बे आया था ना, अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, इंजीनियर बन चुके थे। तो जब आप एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप सोचते हैं कि यार पढ़ाई ख़त्म करके पापा का बिज़नेस संभालेंगे, थोड़ा उसको और एक्सपैंड करेंगे, और फिर आप एक सोचते हैं कि यार बॉम्बे आके स्ट्रगल करेंगे, तो एक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यू हैव लॉट्स टू लूज़, कि आपकी ज़िंदगी वो साल निकल जाएंगे, पढ़ाई आप नहीं यूटिलाइज़ कर पाओगे, तो करोगे क्या। तो वो एक बड़ा स्टेप था। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि जा बन क्या, और मुझे लगा कि मैं 1 साल दूंगा, और 1 साल के अंदर अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो पापा का बिज़नेस देखेंगे। 1 साल में तो बॉम्बे की सड़कें ही नहीं पता चली, किधर कौन सी महालक्ष्मी जाती है, कौन सी बांद्रा जाती है, और कहाँ जेन्युइन लोग हैं जो काम देते हैं। राइट। और मुझे लगा कि ये मुश्किल है, पर मेरे पेरेंट्स बोले अब तू निकला है तो बन के आना, बन क्या। तो आई थिंक उनका जो एक विश्वास था, जिसके कारण मैं टिका रहा उस शहर के अंदर। तो वो जो साल स्ट्रगल में निकले, तो शायद एज एन एक्ट स्टार किड होते तो शायद गाइडेंस मिल जाती, लोग जान जाते, ऑडिशंस थोड़े से कम देने पड़ते, ऑडिशंस देने का मौका इजीली मिल जाता। अभी जब जाते थे ऑडिशन देने के लिए, अभी तो क्या है, आप ईमेल पे या फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, अपनी ऑडिशन हो जाता है। उस समय पर्सनली जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। टाउन में होते थे ऑडिशन, महालक्ष्मी तरफ बाइक पे जाते थे। इधर से तो एक्टर बन के जाते थे, बाय द टाइम महालक्ष्मी बाइक पे जाते तो चेहरा ही बदल चुका होता था। राइट। सो वो जो स्ट्रगल का दौर था शायद थोड़ा कम होता है एज एन एक्टर। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्टार किड होने से ये मकसद नहीं है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी या लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपकी एक अलग स्ट्रगल शुरू होती है कि भैया ये स्टार किड है, देखते हैं बेटा, बाप तो ऐसा था, बेटा क्या करेगा। सो वो एक जर्नी उनकी अलग है, बट यस, या दिस इज हाउ इट इज। कौन सा स्टार किड है आपको लगता है उसने आपको बहुत इंप्रेस किया? जो अभी ऋतिक तो बड़े बन गए हैं, तो आई थिंक वो तो ईजी है कहना। बट आई थिंक अगर न्यू जनरेशन की बात करें, जानवी है, अनान्या है, दे आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स। आज की डेट में आप कितना भी कहें स्टार किड हैं, बट इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव। चाहे आप कैसे भी करें, अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। एंड में जनता के हाथ में ही है ना? एंड में तो जनता के हाथ में है, वो जनता ही डिसाइड करेगी कि आप देखिए, एक एक्टर का करियर जनता की उंगलियों पर का मोहताज है। उसके हाथ में जो रिमोट है वो कभी भी दबाएगा, आप निकल जाओगे। तो वो आपको उसको दबाने नहीं देना, वो आपके अंदर हुनर है कि आपका कितना है कि भाई आप उसको रिमोट को हाथ नहीं लगाने देंगे। वो तो हुनर ही उसका रिमोट दूर रख सकता है। तो कभी किसी स्टार किड की वजह से या उसके पापा की वजह से आपका कोई रोल कटा है? नहीं कटा, पर अगर मैं बोलूँ तो ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे आपके पोस्टर शूट हुए लेकिन आपको पोस्टर से निकाल दिया गया हो, जहाँ आपके गाने शूट होने थे लेकिन गाना शूट नहीं होने दिया हो, ट्रेलर्स या रिलीज होने हो लेकिन आपको इनवाइट ना किया गया हो। कई बार आपको इनवाइट किया जाता है पर आपको स्टेज पे ना बुलाने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। सो वो आई थिंक रीज़न उनको बेहतर पता होगा, पर मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई इनसिक्योर है तो मतलब आप में दम है। अगर आपसे कोई इनसिक्योर नहीं है फिर सोचने की बात है। एग्जाम्पल दो ना, कहाँ पे हुआ था? यार मत बुलवाए। क्यों बोल कब की बात है? बहुत पुरानी बात है? शुरू से चलता है। शुरू से चलता है। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये जो आपने सबसे लास्ट पॉइंट बोला ना, ध्यान से सुन रहा था मैं, कि स्टेज पे आपको जाना है, सारे लोग हैं, बट आप नहीं गए, या आपको सबसे साइड में खड़ा किया, वो फिर कैसा, क्या इम्पैक्ट, क्या रिएक्शन होता है अंदर? फिर फतेह बनती है। फिर बोलते हैं कि यार जेब में कलम है, लिख दूंगा, काम आता है, ऐसा कर दूंगा जो समय लगेगा आपको करने में। मेरा आइडिया वही था कि जनता सबसे बड़ी, जनता जनार्दन होती है कि वो डिसाइड करती है आप में कितना दम है नहीं है। फिर
फिर आपको खुद ही कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि लोग कह रहे हैं अरे यार इससे ऐसा काम क्यों नहीं करवाया। होता है हमेशा, आई थिंक मेरे साथ नहीं सबके साथ हुआ है और उनके साथ भी होगा जो आज कर रहे हैं। मेरी फिल्म के अंदर मैक्सिमम नए लोगों को रोल्स दिए गए। अगर आप गाना म्यूजिक कितना कमाल का हिट है, मैक्सिमम लोग नए हैं, लिरिक राइटर हो, सॉन्ग कंपोजर्स हो, मेरा एडिटर हो, एडिटिंग बड़ी कमाल है, नया लड़का, मैंने बोला मेरे साथ बैठ जाना तो इसके बाद स्टार है, यश नाम का लड़का था, ऑफिस के अंदर काम करता था किसी, मैंने बोला कि तू इधर आके बैठ, साथ में करेंगे, जो मैं बोलता हूँ वैसा तू थोड़ा सा फॉलो कर, तेरे अंदर टैलेंट है, तू अपने पकड़ लेगा। उसने पकड़ा और आज बन गया। तो मुझे लगता है जो नए लोगों को काम देना थोड़ा सा मुश्किल है हमारी इंडस्ट्री के लिए। नए लोगों को काम देना चाहिए और नए लोगों को उनके बारे में बोलना चाहिए। मैं इसमें बोलता हूँ कि यश पार्क नाम का लड़का था जो नया था एडिटर, उसको काम मिला। अंकुर पजनी है, राइटर है मेरे साथ, उसने बैठ के उसको मिला, हुनर मिला, उसके अंदर टैलेंट था। उनको एक्नॉलेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे वो टूट जाएंगे। शिव ज्योति एक एक्ट्रेस है, उसको पहली बार एक इस लेवल का मुझे लगता है माउंटिंग मिला, उसको कभी काम नहीं मिला था। मुझे लगता है अच्छा, बहुत अच्छी एक्टर जिसने निम्रत का रोल किया था एंड शी डिड वेरी वेल। सो मुझे लगता है हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो लोग हैं यार जो अपने सपने लेके घरों से आए हैं, दे डिजर्व टू बी देयर एंड वी डिजर्व टू एक्नॉलेज देम कि दे आर गुड। इनको काम दो यार, ये काम दोगे तो और लोग जो घर से आते हैं, घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, उनको एक और हौसला मिलेगा कि यार इस इंडस्ट्री में लोग हाथ थामने वाले हैं, थामने वाले लोग चाहिए हमें। कोई प्रोड्यूसर आए बोले यार अब आपके साथ काम करना है बट आप डायरेक्टर बनो, एक्टर नहीं बनना है, तो डायरेक्टर बनोगे आप? मैं बन जाऊंगा ना, अगर मुझे अच्छा स्क्रिप्ट लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही है। या ऑफ कोर्स कि बहुत अच्छा डायरेक्टर, या मैं 100% करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि एक ऐसी कोई फिल्म, ऐसी कोई कहानी जो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ या मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, एक्टर फिर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। CCL जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है, उसमें आप पंजाब के कैप्टन थे जी, और आपकी टीम कभी जीत नहीं पाई CCL। जी। ऐसी पंजाब की टीम ने IPL नहीं जीता है। अच्छा तो आपको लगता है कभी जीतोगे आप? क्यों नहीं जीतेंगे? आपके लंबे लंबे छक्के तो यूट्यूब पे हमने देखे हैं, बट ट्रॉफी नहीं जीत पाने का। देखिए CCL जो है ना, एक पैशन के लिए आते हैं सब एक्टर्स, सब बिजी होते हैं, सब काम के लिए बिजी होते हैं। मैंने तो अपनी टांग जुड़वाई थी दुबई के अंदर, मेरे तो 2 प्लेट्स और 17 स्क्रूज लगे थे, फिर भी मैं अगले साल फिर पहुंच गया था वहाँ पे लंगड़ाता हुआ। तो आइडिया ये है कि समय नहीं मिलता। आप जितने आप नॉन फेसेस देखते हो उतने वो बिजी हैं। क्रिकेट आपको पता है कि प्रैक्टिस का गेम है, हर रोज टाइम बहुत मांगता है, टाइम मांगना पड़ता है और आपको हर रोज जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज बड़े बड़े प्लेयर्स अगर प्रैक्टिस पे 2 दिन ना आए तो उनको बॉल दिखनी बंद हो जाती है। सो आई फील कि वो टाइम उतना निकालना बड़ा मुश्किल है सबके लिए। जो टीम जीतती है, आप सोच लेना कि उसके जो एक्टर्स हैं ना कम शूट कर रहे हैं, काम कम है उनके पास, तो जीतते हैं वो। सो आई थिंक वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ता जीते ना जीते, कोशिश पूरी करते हैं। आई थिंक इट्स अ गेम दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर, जहाँ पे लोग मज़े करते हैं, जो करना चाहते थे स्कूल कॉलेज टाइम पे, वो भी एज एन एक्टर आजमा रहे हैं। क्रिकेट अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। देखते हो आप रेगुलरली? या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखी आपने? नहीं देख पाया मैं, टेस्ट क्योंकि हाँ देख नहीं पाया। मेरा बेटा इनफैक्ट यंगर सन अयान, ही वांट्स टू गेट इनटू क्रिकेट प्रोफेशनली। वो अभी MCA के लिए भी उसका सिलेक्शन हुआ, खेला बहुत अच्छा, 15 साल का वो खेलना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा और ध्यान देता हूँ इसके अंदर। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है आपका? मेरा पहले तेंदुलकर हुआ करते जब खेलते थे, अभी ही स्टिल ही इज, बट नाउ विराट कोहली इज देयर। या ओके। और IPL में कौन सी टीम है आपकी फेवरेट? IPL में अगर आप बोले कि मैं एक टीम को हार्डकोर सपोर्ट करता हूँ, नहीं करता हूँ। मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, जो टीम्स खेलती हैं अच्छा खेलती है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। पर मुंबई इंडियंस है, RCB है, चेन्नई है, तो आई थिंक दीज आर माई टॉप 3 फेवरेट वंस। धोनी को लेकर क्या व्यू है आपका? आई थिंक इज फिनोमिनल, बहुत कमाल के इंसान है, बहुत कमाल के कैप्टन। मिले हो आप धोनी को? या मिला हूँ मैं। He's a बहुत he's a very genuine guy. मज़ा आया मिल के उनसे। मेरा बेटा यान उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, जब हम लोग मिले भी थे, so he was very warm. या और रोहित शर्मा, क्योंकि आपने मुंबई का भी नाम लिया जी, और आपने चेन्नई भी बोला, और विराट का आप ऑलरेडी बोल चुके हो, राइट। सो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ he's phenomenal, very very good. आई थिंक जो उनका कंट्रोल है टीम के ऊपर, जो उनका एक रिश्ता है, एक there's a very thin line between having qualities of a leader and a quality of a genuine soul, which connects with ज्यादा जेन्युइन कौन लगता है? आप तीनों को मिले हो, विराट, रोहित, धोनी। देखिए मैं अगर टाइम इन तीनों में थोड़ा सा ज़्यादा किसी से बिताया तो धोनी के साथ मैं थोड़ा सा ज़्यादा उनको जाना। सो ही इज़ वेरी नाइस। विराट भी बहुत स्वीट थे। रोहित को मैं
मैं बहुत उनके साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया है, बट वॉट एवर आई सी हिम ऑन कैमरा, ही इज गॉट द क्वालिटीज ऑफ अ कैप्टन। सो एज ए लीडर आपको ज़्यादा बेटर कौन लगता है, रोहित कोहली या विराट? मुझे सॉरी, रोहित कोहली या धोनी? मुझे लगता है धोनी नंबर 1 मेरी चॉइस रहेगी एज ए लीडर, विराट 2 एंड रोहित 3। आपके फादर के को लेकर आपने एक फोटो पोस्ट करी थी, आपका प्रोडक्शन हाउस भी जी उन्हीं के नाम पर है। व्हाट इज़ द फॉन्डेस्ट मेमोरी विथ योर फादर? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिता के साथ बहुत याद आती है आपको? मेरे फादर ना बड़े ही सीधे थे, उन्होंने पूरी लाइफ कोई ज़्यादा फिल्में देखी नहीं, पर जब मैं एज एन एक्टर आया तो वो मेरी फिल्में रोज़ ही लगा के बैठ जाते थे। तो मैं पापा बोलता था, कई बार कोई एवरेज पिक्चर भी होती थी, पापा ने लगाया, देखते रहने, मैं पापा छोड़ देना यार, ओके ओके यार, नहीं नहीं बढ़िया है, देखने दे मेरे को, तो देखते हैं। सो वो उनके अंदर एक था। और एक बड़ी कमाल की चीज़ थी, मेरी जितनी अखबारों में कटिंग्स आती थी वो सारी संभाल के रखते थे, सारी उन्होंने आज भी रखी हैं संभाल के। एंड मैं आई रिमेंबर जो लास्ट दिन था मेरे फादर के साथ, इट वाज 7th of Feb। 7 फेब को, मैं 6 फेब को मैं CCL का एक मैच खेल रहा था चंडीगढ़ में, और पापा से बात हुई और पापा कहते कि चल आजा, तू कल आ रहा है तो मिलते पंजाब में। और मैं मोगा गया, और मेरी एक आदत होती है कि जब भी मैं ट्रैवल करता तो मैं सारी रात आधे घंटे में फ़ोन लगाता रहता, किधर पहुंचा यार, मैं लुधियाना पहुंच गया हूँ, जगराऊँ पहुंच गया हूँ, ऐसे बात करता है। तो ये कॉलेज के टाइम से चलता आ रहा है मेरा। तो उसी दिन भी बात कर रहा है, किधर पहुंचा। तो उनका एक, मेरे मदर फादर का एक ये था कि जब भी मैं आता तो मेरे घर पे गेट पे मुझे रिसीव करने के लिए हमेशा खड़े रहे, कॉलेज के टाइम से लेके एक्टर के टाइम पे। फिर मदर नहीं रहे तो पापा हमेशा खड़े रहते थे। तो 7 फेब को जब मैं गया तो पापा खड़े होते गेट पे रिसीव करने के लिए। मैं उनसे मिला, थोड़ी आंखें ना उनकी बड़ी रेड रेड सी थी। मैं क्या पापा थोड़ी तबीयत ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, सुनो बढ़िया एकदम। तो आया आजा, तू गले गले मिले, बैठा रहा पापा के साथ। तो ऐसे में पापा के कंधे ऐसे दबाने लगे। तो उनका ना कुर्ता इधर से फटा हुआ था। तो मैं, पापा यार तू कपड़े की वाली दुकान वाले हैं, कहेंगे यार शक्ति सागर तक कुर्ता फटा हुआ है, पापा सही थोड़ा है? और नहीं नहीं कोई कौन फ़र्क पड़ता है यार, कोई टेंशन नहीं होती। तो मैंने, पापा 4 अभी कुर्ते में मैं आपको सिला के गया तो उनमें से पहन लो। नहीं पहन लें, कोई नहीं, वो कोई बाहर जाएंगे ना, अंदर बाहर जाएंगे फिर पहन लेंगे, अभी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस दिन मेरी एक फिल्म फेयर की परफॉर्मेंस आ रही थी टीवी पे, उन्होंने देखी तो कहते यार सोनू ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं कहते मेरे को थोड़ा सा है ना घबराहट सी महसूस हो रही है। और मैंने ना फ़ोन लगाया डॉक्टर को बॉम्बे के अंदर, और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी दवाई लेना। तो मैंने लड़के को बोला यार जाके दवाई लेके आ। और वो कहते नहीं तू बैठ जा, तू पहले सोनू की परफॉर्मेंस आ रही ना वो देख के जाना। तो बैठा लड़का, देखी परफॉर्मेंस, दवाई भी लेके आ ली पापा ने। तो जब चले गए सब परफॉर्मेंस करके, तो मैं और फादर मेरे अकेले बैठे हुए, 10:30-11 बजे का टाइम था। तो उनकी एक सामने गोदरेज की अलमारी थी, उसके ऊपर ना कुछ न्यूज़पेपर्स का ऐसे पाइल पड़ा हुआ था, जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या पड़ा हुआ, तो मैं उठा के रखा। मैं पापा इधर रखे, मैं उठा देता हूँ, अच्छे नहीं लग रहे। नहीं नहीं तेरी कटिंग्स आएंगी ना, वो सारी रखी हैं, पड़ी रहने दे, तो मैं देखता रहता हूँ इसको। तो मैंने उठा के वो रख दी साइड में। मैं क्या, तो जब मैं उठा के लेके जा रहा था तो उनकी जो नज़र थी वो पायल की तरफ चल रही थी कि कहाँ रखेगा, इधर उधर मिसप्लेस कर देगा, गुम हो जाएंगी, मैं जो रोज़ देखता हूँ। तो वो ऐसे ऐसे देखते रहे पायल को, ऐसे जाते थे। तो मैंने देखा, उन्होंने रख दिया। मेरे को कहते सोनू तू ना बढ़िया वहाँ सेट हो गया, तू बॉम्बे ना, तो इधर का ना मोगा एक घर रखना, बाकी छोटा मोटा निकाल के तू अपना आराम से उधर सेट हो। पापा ऐसा क्यों बोलते आप? कहते यार ऐसे 72 साल के तो हो गए हैं, कितना बंदे ने जीना होता है। तो मैं कहा पापा ऐसा नहीं यार, अभी कहाँ हुए, अभी तो आप अप्रैल में हो गए। एंड ऐसा नहीं, पता नहीं लगता। तो ऐसी ना बातें करने लगे, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लगा रंग भाई कि क्या है। और 10-15 मिनट के बाद बात करते करते कहते ले सोनू हो गया का। एंड ही फेल इन माई हैंड, मेरे सामने। आप सोचो मैं पूरी ज़िंदगी ट्रैवल करता रहा 20-22 साल घर के बाहर, और उस दिन सब काम छोड़ के मैं पंजाब पहुंचा था अपने फादर का, उसी दिन फर्स्ट डे। और मेरे बाजू में बैठे और मेरे हाथों में मेरे फादर गए। तो वो जो मेमोरी है वो कभी जाती नहीं है, बट आई फेल्ट कि शायद उन्होंने बुलाया था, नहीं तो मैं मतलब 22 साल से तो घूम ही रहे हैं इधर उधर। सो आई थिंक वो एक
मेमोरी मेरी फॉन्ड मेमोरी भी है और ख़राब मेमोरी भी है। ये भी हो सकता था कि मैं शायद पहुंचता ही नहीं, मैं कहीं और शूटिंग कर रहा होता और मुझे जाना पड़ता है, जो मेरी मदर के टाइम पे हुआ था। तो लेकिन मेरे फादर मेरे पास आए एंड आई थिंक वो आखिरी जो कुछ सेकंड थे लाइफ के, उसके अंदर उन्होंने वो सब बातें बोल दी जो कहना चाह रहे थे। एंड जब वो गए मेरे हाथ में, सो मुझे बचपन से लेके जब वो स्कूटर पे छोड़ने जाते थे स्कूल से लेके अभी तक की वो पूरी की पूरी फ्लैशेस, उन 30 सेकंड में पूरी की पूरी फ्लैशेस में ट्रैवल किया। कि जब मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आया तो मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़ने आया, तो अपनी जेब के सारे पैसे निकाल के दे दिए थे कि तू खर्च ले। तो मैं पापा वापस जाना होगा, नहीं मैं कर लूँगा, मैंने तू जा जा। तो आई थिंक वो जो चीज़ें थी वो मिस करते हैं अभी। तो आई थिंक जब उनके नाम का प्रोडक्शन हाउस आया, उनकी फोटो आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल। और कहीं ना कहीं देख रहे होंगे या और इसीलिए फतेह या जो एक स्ट्रिक्ट फादर थे या लविंग फादर? नहीं, बहुत लविंग। उन्होंने तो आज तक डांट के नहीं देखा। मेरे मदर थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे, कोई कॉलेज के प्रोफेसर, तो उन्होंने बोलना यार तू इसी डांटते नहीं बच्चों को यार, तुम बोलते। पापा कहते ओए बैठ जा कर ले, तो कहते ये डांटना है तो आपका। तो आई थिंक ही वाज लाइक दैट, ही वाज वन ऑफ द, देखिए फादर सबके स्पेशल होते हैं, सबके होते हैं, बट ही वाज टोटली डिफरेंट। मेरे घर पे लोग एक्टर बन गए तो बड़े लोगों को पता चल जाता, सारा शहर इकट्ठा हो जाता था। उन्होंने हलवाई लगा दिए थे घर पे कि चाय बनाते रहो, लोग आएंगे ना फोटो खिंचाने, चाय पिलाते रहो, कुछ खिलाते रहो, बर्फी बुला खिलाते रहो, समोसे पिलाते। मैं कहा पापा इन्होंने जाना नहीं है, पूरे गांव के गांव इकट्ठे हो जाएंगे तो अपन कब टाइम बताएं। नहीं आए हूँ बैठे रहे। तो हमारा जो गार्डन था पूरा लोगों से भरा रहता है सारा दिन, चाहे मैं उनसे मिल रहा हूँ या फ़ोटो खिंचा ली है, पर वो बैठे हुए हैं। और डॉग के साथ भी सेल्फी ले जा रहे हैं, गाड़ी के साथ भी सेल्फी ले, पापा के स्कूटर के साथ भी सेल्फी ले जा रहे हैं। तो उनका वही चलता रहता। तो ही वॉज वन ऑफ द काइंडेस्ट सोल दैट हैव कम अक्रॉस। और आई थिंक उनकी जो गुडनेस थी कि कुछ फ्रैक्शंस हमारे अंदर भी आए हुए हैं शायद। सो आप अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही हो जैसे आपके पापा आपके साथ थे? या मैंने कभी नहीं उनको डांटा आज तक। पता नहीं मेरी भी वैसी थोड़ी शायद पर्सनैलिटी है उनके साथ। एंड मैं हमेशा एक चीज़, मेरा हमेशा डर लगा रहता था कि आजकल की जो जनरेशन है, जो बड़े शहरों में हमारे बच्चे पैदा हुए, क्या हम उनको वैल्यूज़ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे जो हमारे पेरेंट्स ने मुझे दी। मुझे हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता। बट आई एम ग्लैड कि मैं ईशान और यान में जो चीज़ देखता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ यहाँ पर, वो जाके उन गरीबों से मिलते हैं। बहुत दफ़ा जाके उनके फॉर्म्स लेते हैं, पूछते हैं मुझे। उनको सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं इलाज के लिए, मुझे फॉरवर्ड करते हैं। कोविड के दौरान देवर ह्यूज हेल्प टू कोऑर्डिनेट कि इंजेक्शंस पहुँचे नहीं पहुँचे, मरीज़ अस्पताल में पहुँचा नहीं पहुँचा। तो आई थैंक गॉड एवरी सिंगल डे कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, तो मैं कुछ हद तक अपने बेटों को सिखा पाया हूँ। सोनू भाजी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इन 4 में से राइट ऑर्डर में लगाइए, प्रायोरिटी में क्या है? फैमिली, पैसा, करियर, हेल्थ? फर्स्ट क्या है? फैमिली फर्स्ट, देन हेल्थ सेकंड, बाकी दो करियर एंड पैसा। फैमिली, हेल्थ, करियर, पैसा। और यही आपका अभी यही हमेशा लाइफ लॉन्ग है। आई थिंक पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड के बाद तो और भी मतलब वो ख़त्म ही हो गया कि यार क्या जो करना है सबके लिए करना है। फतेह भी जब बनानी शुरू की थी, डे 1 से सोच लिया था कि जो मेरे हिस्से के सारे प्रॉफिट्स होंगे सारे डोनेट करेंगे। वो तय है, पहले दिन से था। सो एक बहुत लाइफ की अवेकनिंग थी लाइफ के अंदर, कि जब हम पहले घूमते थे कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसा घर हो, सब आया। लेकिन लगा कि पैसे की अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है। बॉक्स ऑफिस नंबर इंपॉर्टेंट है करियर में चलाने के लिए, पर उसके पीछे भागना नहीं है, वो अपने आप आएंगे। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आम लोगों से जुड़ के ही महसूस हुई। क्विक रैपिड फायर विद सोनू सूद, रेडी? जी, ऑल सेट। विलेन या हीरो? हीरो। एक फिल्म जो आप छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन शायद छोड़नी पड़ी आपको? अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं जो मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने छोड़ी, नहीं। अच्छा, कौन सी छोड़ी थी आपने? बहुत सारी बड़ी पिक्चरें हैं, मेरे को भी याद नहीं आता, पर ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं मैं छोड़। और छोड़ने का रीज़न क्या था? रोल अच्छा नहीं लगा, या फिर स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगा, और लगा कि टाइम वेस्ट होगा। कोई ऐसी फिल्म जिसमें आपको लगता है यार मैं होता तो, मतलब मुझे इसमें होना चाहिए था? मैं ऐसा नहीं सोचता कि इस फिल्म में मुझे होना चाहिए था, पर ऐसी मुझे फिल्में अच्छी लगती, जैसे मुझे दीवार बच्चन साहब की जो ओरिजिनल लगती है, वो बड़ी कमाल की स्क्रिप्ट लगती है। मुझे लगता है ऐसा स्क्रिप्ट का हिस्सा मैं कभी बनना चाहूँगा, वो जहाँ स्क्रीन प्ले
एक मैजिकल होता है। त्रिशूल है फिल्म्स, ये सब फिल्म। और रिसेंट फिल्म्स में से कोई? मुझे लगता है अगर स्क्रिप्ट वाइज बात करें तो जैसे दृश्यम है, स्पेशल 26 है, ये अच्छी फिल्म्स हैं। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों करनी चाहिए। हमने कुछ रिव्यूज़ किए थे अपने चैनल पे, तो उसमें कमेंट में आपके लिए जो कुछ लोगों ने बहुत लिखा था उस टाइम पे स्पेसिफिकली कि बाहुबली में होना चाहिए था। मेरे को ना एक बार इनफैक्ट आपने अच्छा बोला, बाहुबली के लिए मुझे एक बार कॉल ज़रूर आया था। अच्छा। उस समय मैं हैप्पी न्यू ईयर शूट कर रहा था। तो तब ये पहले ये सवाल था, स्क्रिप्ट तो मैंने सुना नहीं कभी, उसके लिए मैं राजमौली साहब से कभी मेरी मुलाकात नहीं, पर ये था कि आप 2-2.5 साल देने पड़ेंगे इस पिक्चर के लिए। ओके। तो मैं तो बोला कि यार ये तो नहीं पॉसिबल है बॉस, इतना मैं बिजी भी एक्टर था, करता था मैं कई बार मल्टीपल फिल्म्स, और हैप्पी न्यू ईयर कर रहा था और भी कुछ फिल्म्स कर रहा था। तो मैं क्या नहीं, कोई ऐसी फिल्म तो नहीं मैं करूँगा जिसमें 2-2.5 साल देने पड़े यार मुझे। तो आपने बाहुबली को मना किया? बाहुबली का मैं वही आपको बोला कि मैंने कभी नरेशन उसका कभी नहीं हुआ, बट यस मेरे को एक कॉल तो आया था मेरे मैनेजर से कि सर वो करना चाहते हैं, आप देखो कि क्या है, बट आई डोंट नो, शायद मिलता है या कुछ डिफरेंट होता था, आई डोंट नो। तो चलो अभी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, आपको क्या लगता है क्या किस लिए आया होगा? मैं गेस कर सकता हूँ, शायद भल्लाल देव के लिए आया होगा। या राणा दुर्गावती वाला रोता, शायद मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने उस समय सुना था तो शायद यही था, बट आई एम नॉट श्योर। तो अगर ये था तो रिग्रेट होता अभी या? नहीं रिग्रेट नहीं होता। ठीक। आई थिंक इट्स फाइन। पार्ट देखिए, जो तय है वो तय है, वो कभी नहीं, मैंने आज तक नहीं बोला ओ शिट मैं ये रोल कर लिया होता, ऐसा कभी नहीं। उस समय जो किया वही था, तय था। किसी रीमेक का लीड रोल बनाया गया आपको, तो कौन सा रीमेक आपको लगता है बनाना चाहिए अभी और चलेगा? बड़ा चैलेंजिंग होगा वैसा काम करना जो कर दिया, जैसे मैंने बोला कि बच्चन साहब की अगर दीवार बनती है तो वो मैं वैसा करना चाहूँगा। तो आप क्या बच्चन साहब बनोगे उसमें क्या? अगर रीमेक हो तो वही करना पड़ेगा। तो शशि कपूर किसको देखते हो आप? पता नहीं, वो डायरेक्टर भी छोड़ देते हैं। सोचते हैं ना शशि कपूर भाई, आप भी कर सकते हो ऐसे। ये मेरे लिए बाहुबली मोमेंट है, मैं बहुत बिजी हूँ, आप 2-3 साल मांगोगे, मेरे पास है नहीं। क्विक बना देंगे पिक्चर बनानी है, रील बनानी है। नहीं, पिक्चर। एक डायरेक्टर जिसके साथ काम करने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको करना है? जब मैं नया आया था तब मेरी चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स थे, अभी नहीं है। Okay. अभी मैं जो कौन थे कर तब मेरे राम गोपाल वर्मा एक बहुत था, जब वो क्योंकि नए लोगों को ब्रेक देते थे और एक अलग तरह का सिनेमा था। देन ही वॉज ऑन माई विश लिस्ट कि यार इनके साथ काम करना है मुझे। कभी मिला नहीं, 1-2 बार होते रह गया, स्क्रिप्ट बनी पर फिल्म नहीं बनी, कुछ ऐसा हुआ, बट आई थिंक ही वॉज वन मेकर विच आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद इन दोज डेज। राम गोपाल वर्मा जी। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, बेस्ट को स्टार? I would say it's very tough to rate. All are very very good. बहुत मुश्किल है एक को चुनना, बट यस शाहरुख के साथ बहुत मज़ा आया था करते हुए हैप्पी न्यू ईयर। वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब, वेरी वेरी नाइस गाय, बहुत ही प्यार देते हैं यू नो व्हेन यू वर्क विद हिम। और सलमान जैसे पहले थे दबंग में, आज भी मेरी लास्ट कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई, अगेन उतना ही प्यार जितना करते हैं। अक्षय पंजाबी भरा है अपना, तो यू नो ही इज ऑलवेज वेरी काइंड एंड जेन्युइन, तो आई थिंक दे आर ऑल वेरी गुड। बॉलीवुड की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, यार ये बदलना चाहिए इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि एक दूसरे की तारीफ करना है ओपन प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। आप फ़ोन उठा के बोलेंगे यार अच्छा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया तो शायद लोग झिझकते होंगे, पर बोल देना चाहिए यार किया अच्छा है काम पर, ये और बेहतर हो सकता है। तो मुझे लगता है वो ओपननेस होनी चाहिए। ठीक है। आपके फ़ोन पे लास्ट डायल्ड सेलिब्रिटी कौन है जिसको आपने कॉल किया हो? लास्ट डायल्ड आई थिंक मे बी शायद फराह खान होगी, या लास्ट डायल तो ऐसी या मैं तो उससे ऐसी बात कर ले तो क्या करी फराह तू, तो ऐसा है। या रिसेंटली सबसे महंगी चीज़ कौन सी खरीदी आपने? रिसेंटली तो मैंने गाड़ी खरीदी थी अपने लिए एक, या महंगी मैं चलाता मेबैक खरीदी थी मैंने। या इतना आराम से बता रहे हो यार। महंगी गाड़ी ली है, अभी क्या बात है? मेरे गाड़ियों का शौक नहीं है, ऐसे मेरे बच्चों को शौक है, मैं ले लेता हूँ। मैं तो जिस दिन खरीदी मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद बैठा हूँगा, मैं तो बैठा भी नहीं था उसमें। अच्छा। अभी मैं अपनी छोटी वाली गाड़ी कई बार किया हुआ लेके निकल जाता हूँ, मुझे उतना शौक नहीं है, बट आई थिंक हाँ चलो है तो ठीक है। ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसे होना है। ले ली थी 5-6 करोड़ की गाड़ी, बाद में 1-1.5 महीने बाद बैठे हैं उस पर। एक दिन के लिए आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो क्या बदलोगे आप सबसे पहले? मैं एजुकेशन और मेडिकल का बहुत बड़ा कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो टैक्सेस मिलते हैं देश के वो सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल में चल जाए, ताकि कोई भी देश में बंदा है जो पढ़ना चाहता है उसकी पढ़ाई ना रुके और जो इलाज करवाना चाहता है उसकी इलाज ना रुके। और जो ये पॉलिटिशियंस फ्री की चीज़ें, इसके ऊपर जनता का एक अपना व्यू है,
पॉलिटिशियंस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्यों करते हैं, आपको ये फ्री की पॉलिटिक्स कैसी लगती है? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इतराज़ है अगर मैं बात करूँ तो, बट लाइक आई सेड कि जो देने की ताकत रखता है वो दे भी देता होगा शायद, बट उससे कई बार हम आम जनता को आलसी बना देते हैं कि यार बैठे फ्री में अगर ये चीज़ मिल रही है तो भैया काम क्यों करें। ऐसा मुझे लगता है कि उनको चैनलाइज करना ज़रूरी है कि आप उसको इस लायक बनाएं कि भाई आप जॉब्स क्रिएट करें ताकि वो खुद कमा सके, एक ऐसे सिस्टम स्किल डेवलपमेंट पे काम करें ताकि आप उनको दिला सकते हैं। मैं बहुत करता हूँ इसके ऊपर, हमने मैंगलोर में ले लें आप, कई जगह पे हमने बहुत काम किया और हमने देखा कि उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर आप एक बार मदद करें तो वो बहुत टेम्प्रेरी होता है। सो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी चालू करोगे तो क्या नाम रखोगे उसका, कुछ सोचा आपने? ये तो बड़ा लंबा काम है, सोच के आपके साथ बैठूंगा मैं यार, बताया यार कोई अच्छा सा नाम बताया, क्योंकि मुझे आपका टीआरपी बड़ा अच्छा लगता है। इट्स ऑल अबाउट टीआरपी। या ओके, एक टैलेंट आपका जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मैं लिखता अच्छा हूँ। ओके, मैं डायलॉग्स मेरे बड़े हिट लिखे हुए हैं और फतेह के अंदर भी डायलॉग्स मैंने लिखे थे, मैं लिख लेता हूँ अच्छा। अभी फतेह के शायद अगर लोगों को लिखावट उसकी पसंद आई हो तो पता लग गया होगा कि लिख लेता है यार। फेवरेट क्रिकेटर आपने बताया, फेवरेट जी। पॉलिटिशियन कौन है आपका? मुझे अगर आप बात करें तो मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ भी अगर लोग बोलें अपनी अपनी रखते होंगे, बट आई थिंक ही इज़ वन हु हैज़ मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। जिन्होंने अपनी एक दुनिया तो बनाई है, उसको आप नहीं कर सकते। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपनी अपनी ओपिनियंस रखते हैं लोगों के ऊपर, बट आई वुड से कि ही इज़ वन पर्सन हु हैज़ लेफ्ट ए मार्क। पर अगर पहले की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी था। सो अब आप अगर बाहर जाते हो, क्योंकि एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि अब जब हम विदेश जाते हैं तो भारत का एक अलग इमेज है, तो आपको जी। भी वैसा फील हुआ कभी? मुझे लगता है कि पहले से अलग तो हुआ है, पर मुझे ये भी लगता है कि अभी अभी सोशल मीडिया की रीच भी तो बड़ी है। पहले हम लोग कितने लोगों से कनेक्टेड थे, अभी अगर अच्छा काम करते हो तो पता चलता है, बुरा काम करते हो तो भी पता चलता है। एक मिसकंसेप्शन जो आपके बारे में लोगों को है, जो आप क्लियर करना चाहोगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ? मुझे लगता है कि कई बार मेरी बातों को पॉलिटिकली जोड़ दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या इस पर्टिकुलर किसी चीज़ को आप सपोर्ट करते हो। मैं नहीं करता हूँ। मेरा किसी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, मेरा किसी भी एक वर्टिकल की तरफ इंक्लिनेशन नहीं, मेरे लिए सब एक है। पर आपका ओपिनियन तो है ना? ओपिनियन देखिए, ओपिनियन तो होना ही चाहिए। अगर आप ओपिनियन नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। सही गलत हमारे घर के बच्चे होते हैं, अच्छा काम करते हैं हम शाबाशी देते हैं, बुरा काम करते हैं तो रोकते हैं। अगर ओपिनियन ही नहीं होगा तो फिर तो आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट एक आइडियोलॉजिकल वो भी होता है ना कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, मैं इनसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मेरी अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो मेरे घर पे अंदर कोई भी जात, कोई भी धर्म के, कोई भी तरह के लोग हैं, मैं तो आज तक नहीं कभी पूछा, मैं तो एकदम चलता हूँ। बट आजकल मुझे लगता है कि हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। छोटे गांव या शहर से जो बंदा मुंबई आने वाला है, उसको आपका क्या मैसेज होगा? क्या अब स्ट्रगल बढ़ा है इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत आ गए हैं, पर क्या उसकी वजह से काम ज़्यादा हो रहा है या नहीं? काम ज़्यादा है। अच्छा, काम ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने आपके पास सर्वाइवल के लिए बहुत वर्टिकल्स हैं। अगर आप में दम है, पेशेंस रखनी पड़ेगी, टाइम लग सकता है मिलने के लिए। मुझे पहला काम 3.5 साल बाद मिला था। मुझे कई बार कई लोग नीचे, मैं ऑफिस के बाहर आप अभी भी आते हैं, सर मैं 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। मैं कहा मुझे 3.5 साल लगे, 2.5 साल तेरे बाकी हैं अभी। सो आई फील कि पेशेंस रखनी पड़ेगी तो ही सर्वाइव कर पाओगे। मुश्किल इंडस्ट्री हर रोज़ तोड़ेगी आपको, हर रोज़ ह्यूमिलेट करेंगे लोग, हर रोज़ आपको ये बात का एहसास दिलाएंगे कि आपके अंदर वो दम नहीं है, आप इस लायक नहीं हो इंडस्ट्री के आने के लिए। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, टिके रहना है। मुझे अपने आप को, जो मैं दिखाना चाहता था अपने आप को, मुझे 22-24 साल लग गए उसको बनाने में। सो ऐसे आपको भी लग सकते हैं। सो पेशेंस रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, माँ बाप की दुआएं हैं तो बन ही जाओगे। प्लान भी होना चाहिए क्या किसी का? प्लान भी अगर अक्लमंदी है तो होना चाहिए, लेकिन आप प्लान बी जहन में रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पैर रखेंगे तो प्लान ए कभी नहीं मिलेगा आपको। वो कहते हैं समटाइम्स द बेस्ट प्लान इज़ नॉट टू हैव अ प्लान, एनी प्लान। बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी करो। कोई जब आपके पास प्लान होता है तो फिर प्लान बी होता है, तो फिर ऊपर वाला कई बार प्लान बी की तरफ काम करवाना शुरू कर देता है, तो प्लान ए अपने आप पीछे रह जाता है। आपका
लॉन्ग टर्म विजन क्या है, क्या करना है लाइफ में आगे? खूब सारी सेवा करनी है, खूब सारा मैं पैसा कमाना है, खूब सारा अच्छा काम करना अच्छा है? काम करना है। मैं अभी स्कूल्स कर रहा हूँ, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने जैसे एक वर्टिकल पकड़ा है कि जितने IAS IPS की तैयारी करते हैं उनको मैं फ्री पढ़ाते हैं हम लोग। 4 साल हो गए, 4.5 साल। मुझे हर वर्टिकल में वो करना है। हमने अभी मैं जब गाँव में जाता हूँ, मुझे एम्बुलेंसेस बड़े मांगते हैं आजकल गाँव वाले कि सर यहाँ पे मरीजों को लेके जाने के लिए नहीं। हमने एम्बुलेंसेस में बहुत गाँव में हम लोगों ने दिया है। अभी आंध्रा के लिए, अभी यहाँ से मैंने जो फिल्म के हमारे प्रॉफिट्स आने शुरू, उससे सबसे पहले हमने आंध्रा के लिए 4 एम्बुलेंसेस निकाली हैं, जो अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग देने जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू सर से टाइम ले रहे हैं अभी, ताकि आई वांट कि वो उनके हाथ से दिए जाएं। सो आई फील कि जब आप लोगों की मदद के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तो भाई ऊपर से हर तरफ से रास्ता बनना शुरू होता है, अपनी तरफ अपने आप खुलना शुरू होता है। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। जब आप पैसा कमाने के लिए, बचाने के लिए काम करते हो ना, तो ना तो कमा सकते हो ना बचा सकते हो। जब आप बांटने के लिए काम करोगे ना, तो फिर ऊपर वाला चैनल खोलता है ना। आई थिंक वो ही उसी रास्ते पे चलना तो है। कमाई भी बढ़ती है? कमाई बढ़ती है ना, 100% बढ़ती, बहुत बढ़ती है। मैं अगर जिस ब्रांड से मैं पहले एक्स अमाउंट लेता था, अभी मैं उससे 10x लेता हूँ, तो कमाई बढ़ी है। कहीं ना कहीं दुआएं जुड़ी हैं। जब आप लोगों को लिए कमाओगे तो फिर ऊपर वाला आपके लिए कमाएगा। तो आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा सोशल कॉज में लगाते हो? देखिए, मैं हिस्सा नहीं गिनता। मैंने कभी आज तक कैलकुलेशन नहीं लगाई कि 10 रुपये कमाऊंगा और 4 जाएंगे। मैं तो करता रहता हूँ, जो जहाँ से मुझे दिखता रहता है मैं करता रहता हूँ। मैं अपने मैक्सिमम एंडोर्समेंट्स की मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीस आज भी डोनेशन में जाती है। हमारी फिल्म आई है फतेह, आप मैक्सिमम लोगों को बोला कि यार मेरे से तू करवा ले, लेकिन गरीबों को फिल्म दिखा दे, NGOs को दिखा दे। ऑलमोस्ट 67,000 लोगों की लिस्ट बनी थी, Okay. जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो फिल्म दिखाई गई। सो मैं बोलता मुझे मत दो, डायरेक्टली आप दिखा देना अपने जिसको दिखानी है। तो मैं फ्री में करूँगा आपके एंडोर्समेंट्स। मुझे लगता है कि फार्मूला कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, नंबर कुछ नहीं है। जो आता है देते हैं, कोशिश करते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है सोनू सूद के हिसाब से? माँ कहा करती थी कि जिंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। सो आई थिंक वही सक्सेस का कामयाब है। दुआएं कमानी शुरू करो, फिर ऊपर वाला लिखने शुरू करता है आपकी कामयाबी। आपको तो सिर्फ दुआएं कमानी है। थैंक यू वेरी मच। ये दुआएं you. आपके पास और भी आएँ, जी आप और भी अच्छा काम करें, और भी अच्छी फिल्में बनाएं, और आगे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, जी। जो कि अभी अनाउंस होने बाकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाजी। थैंक यू। ये बातचीत जो हमने अभी करी है, ये जो लॉन्ग ड्यू था हमारा, उसका बहुत टाइम से था। छोटा हिस्सा है। सबसे पहले जब कोविड का दौर शुरू हुआ था, तो भाई ने एक बड़ी कमाल की पंक्तियां लिखी थी जी। कि चुलबुल पांडे और छेदी सिंह के ऊपर जो लिखा था, मेरे किसी दोस्त ने मुझसे शेयर किया था। वो बहुत ही छू लेने वाली बात थी आपकी। नहीं, मैं मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब लोगों के मन में होता है और आप वो लिख देते हो ना, जी, तो लोगों को ज्यादा कनेक्ट होता है। Right. ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कुछ लिख दिया, जी। इट्स जस्ट दैट कि बाकी लोगों के पास वो शब्द शायद नहीं थे। वो याद है आपको? क्या लिखा था? हम मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा, पर बड़ी क्योंकि कमाल की लाइनें थी। मैं कोविड याद नहीं करना चाह रहा था। कोविड में जो भी हुआ मैं भूल गया, लेकिन वो मैं अभी ढूंढता हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी लोगों के पास ना, आम जनता है, परेशान है, दिक्कत में, हेल्प चाहिए, कई लोगों के काम गए हैं, उस टाइम अचानक से जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, तो लोगों के अंदर से आपने उनके इमोशंस को वो शब्द दे दिए। जी। तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा वो ही हो गया। मैंने कुछ नहीं लिखा, वो तो खैर वो कभी कभी कुछ आपसे लिख दिया जाता है, पर लोगों को कनेक्ट बहुत हुआ कि यार सोनू सूद सही में कर रहा है, और यहाँ ये लाइन सोनू सूद के लिए बहुत अच्छी है। मैं लाइन बताता हूँ आपको। आखिरी जो 4 लाइन है जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी कि तू विलन भले है फिल्मों का, क्योंकि इसको हम दबंग से रिलेट कर रहे थे। तो विलन भले है फिल्मों का, पर सब समझे सबके दर्द प्रिय, कितने भी चुलबुल आए जाएं, छेदी है असली मर्द प्रिय। क्या बात है। और आखिरी 2 लाइन थी कि किसी और के दर्द को देख जो जाए उसमें कूद प्रिय, वो थके पैर भी याद रखेंगे, एक था सोनू सूद प्रिय। अरे क्या बात है। तो ये लाइनें थी उस टाइम। कितना, आई थिंक 5 साल हो गए उस बात। बहुत अच्छा। बट आई थिंक शब्दों को भूल जाइए, एक्ट को पकड़िए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आपकी जर्नी से ये सीखने को मिलता है कि चाहे वो क्रिएटिव काम हो या सेवा का काम हो, वो हर आदमी को अपने लेवल पे जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी हैसियत है, जितनी परमात्मा ने दी है, उतना उसको भाई करना मैं चाहिए। एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि मैं जब हम लोग मुंबई आए, तो हमारा क्या रहता था, उस डायरेक्टर के साथ काम मिल जाए, वो मिल ले, कहीं पार्टी में टकर जाए,
इम्प्रेस हो जाए, उसकी फिल्म का रोल मिल जाए इस प्रोड्यूसर के साथ, इस डायरेक्टर, इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर एंट्री मिल जाए, जी। तो ये स्ट्रगल बड़े सालों तक चलती रही, लेवल्स बदलने शुरू हुए, कामयाबी मिली तो फिर आप अगले लेवल के लिए स्ट्रगल करते हो, वहाँ पहुँचते हो, फिर अगले, तो ख़त्म नहीं होते लेवल्स। जब कोविड में आम जनता से जुड़े और ईश्वर ने एक रास्ता दिखाया, तब ये पता चला लाइफ के अंदर कि सारा झूठ था। किसके पीछे भाग रहे थे? उन लोगों को इम्प्रेस करने जा रहे थे। असली दुनिया तो आम जनता थी जिसने इतना प्यार दिया, और उसके बाद हर चीज़ जो थी वो छोटी दिखने लगी। मुझे याद है मैं पृथ्वीराज की शूट कर रहा था, 80% फिल्म ख़त्म हो गई थी, और फिर कोविड आया, बंद हो गई। कोविड में जनता से जुड़े, और जब मैं वापस उसी सेट पे पहुंचा, वो सेट अचानक छोटा दिखने लग गया। वो दुनिया सारी छोटी लगने लगी जिसको देख के आप ऑ में आ जाते थे। और रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी 20-22 साल यही करने में लग गए कि यार बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगा, वो नंबर कितनों को इम्प्रेस करेगा, कितने आपके उस नंबर और उन सक्सेस के बारे में कितने घरों में आपकी बातचीत होगी। वो अचानक स्विच ऑफ हो गया। फिर जो स्विच ऑन हुआ ज़िंदगी का, वो सच्चाई थी। सो आई थैंक गॉड एवरी सिंगल डे कि अगर वो मिलता ही नहीं और मैं शायद कामयाब होता, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनता, बॉक्स ऑफिस का नंबर का हिस्सा बनता, लोग मेरे बॉक्स ऑफिस के नंबर में चर्चा करते, तो वो तो यार अधूरा ही था। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, एक खुद से जुड़ना जो आजकल की ज़िंदगी में, सोशल मीडिया की ज़िंदगी में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों के खेमों में अपना एक झंडा गाड़ने के लिए हम ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं। लाइफ वो नहीं। मुझे लगता है कि जब आप एक आम इंसान की ज़िंदगी, उनके घरों के अंदर आप एक जगह बनाते हैं, उससे ऊपर कोई कामयाबी नहीं, उससे बड़े कोई बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं। वंडरफुल। ऑन दैट नोट, अपने लेवल पे आप जो भी हैं, आप अपने लेवल पे लोगों की हेल्प ज़रूर करें। और आई थिंक आपकी जर्नी से हमने ये सीखा है कि क्रिएटिव इंसान होने के साथ साथ अगर आप लोगों की लाइफ को भी टच करते हैं किसी भी तरीके से, सब कुछ तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन आपको अगर वो कर पाएँ आप, तो आपके लिए वो बेस्ट फीलिंग होगी जो आई थिंक इनसे वो निकल के आ रही है। और जो चीज़ एक कोविड से शुरू हुई थी, आई थिंक अब भगवान न करे कभी कुछ ऐसा आए, लेकिन उससे हटकर भी लोगों का एजुकेशन हो, लोगों के हेल्थ के लिए हो, आप कर रहे हैं और आप लगातार करते रहें। हम चाहते हैं आप और भी ब्रांड साइन करें, और भी फिल्में करें, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें, जिससे उससे और पैसा हो, और वो पैसा बहुत लोगों के काम और वो फैमिली भी सपोर्ट करे। नहीं तो कई बार होता है आप कमाते हैं, आते तो फैमिली बोलते हैं, मेरी वाइफ हो, सोनाली हो, मेरे बच्चे हो, कुछ उन्होंने आज तक एक सवाल नहीं पूछा कि क्यों इतना खर्चा कर रहे हो लोगों पे, या क्यों जा रहे हो। आई थिंक दे वर वेरी सपोर्टिव, और वो बड़ा था। नहीं तो आप चलने लगे तो कई बार आपके फैमिली वाले रोक लेते हैं कि कर क्या रहा है तू, ज़्यादातर। सो आई थिंक वो एक वाज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम दैट आई हैड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबसे एंड में बोल रहे हो, ये सही नहीं है ना, फैमिली को क्रेडिट पहले जाता है। और इनफैक्ट सही कह रहे हैं आप, बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं ताकि याद रहे लोगों को। ये याद रहे, इसलिए भी एंड में है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होता है वो एंड में लिखा जाता है। थैंक यू बाजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच यार, फतेह, गॉड ब्लेस यू। और अच्छा करे। और 2.0 भी आ रहा है इसका, ऑफ कोर्स आएगा भाई, आपके पास आएंगे, आप भी कुछ उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देना, चाहे कैमरे के आगे या कैमरे के पीछे। प्लीज़ इसको आप भी, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्वर्सेशन को ज़रूर और भी लोगों तक पहुंचाएगा, इस पॉडकास्ट को, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू बाजी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।